जीशान सर और गौरव काटे सर। मरने से पहले ऐसा भारत देख के जाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज करने का है। उठाओ, अरे उठ, अरे खुद के धंधे के बारे में 1 मिनट नहीं बात करता तो तू धंधा क्या करेगा? ये सब चीजें ना मेरे धंधे में नहीं चलता है। भगवान भी आके सामने आके बोल देंगे ना कि बेटा कंटेंट क्रिएशन कर। सोशल मीडिया काम का नहीं है, इंस्टाग्राम काम का नहीं है। रोज दादर से कल्याण ट्रैवल करता था। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। शार्क टैंक के अंदर शार्क्स की जगह पर अगर मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, इसका आंसर है ना मैं देता हूँ। लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना जरूर चाहिए। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में दो जो सबसे बड़े सपोर्ट स्टार्टिंग डेज से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, आज मैं उनके साथ पॉडकास्ट ले रहा हूं। जीशान सर और गौरव काटे सर, वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत सारी बातें करनी आज आपसे। असलियत बताओ पहले। मैं तो बोलता ये चालू कैसे, ये आइडिया कहाँ से आया? ये 3 लोग बैठ के बात करेंगे। सर आपको देख के ही सीखे हम। अभी हम लोग एक्चुअली हमने एक पॉडकास्ट अभी इससे पहले भी किया हमने, और फिर हम ऐसे बात ही कर रहे थे कि आजकल है ना पॉडकास्टिंग में मल्टी गेस्ट भी काफी चल रहा है। मल्टी गेस्ट तो हमने सिर्फ वैसे बात ये करना चाहिए। हाँ। और 5 मिनट बाद ही गौरव भाई आए और गौरव भाई बोले चलो एक काम करते बैठ जाते। अभी विरल भाई बोले ऑन द स्पॉट चलो कर लेते। तो हम लोग बैठ गए और बात करने वाले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हम तीनों लोग साथ में बैठ के बात करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा लोगों को सीखने मिलने ही वाला है उसमें। और फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही है ऐसा मल्टी गेस्ट वाला। हाँ। तो गौरव भाई आप बताओ क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने हम गौरव लोग भाई से तो बात ही कर रहे थे। हम लोग तो मिशन पे लगे हुए हैं। जो भारत के छोटे बड़े दुकानदार है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टफ है, उनको किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी में लाया जाए। अभी तक ऐसा हो रहा था कि इन लोगों का धंधा इस पे बेसिस पे चल रहा था कि हमने अच्छी लोकेशन ले ली, अब वहाँ पे फुटफॉल अच्छे से आ रहा है तो धंधा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कुछ करना नहीं था। एक ही डिसीजन लेना था, एक बार अच्छी दुकान ले लो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली धंधा अच्छा चलता रहेगा क्योंकि तुम्हारी लोकेशन अच्छी है और तुम्हारा माल भी अच्छा है। अब जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे लोकेशन की अहमियत धीरे धीरे करके कम हो रही है। एकदम कम नहीं हुई है, अभी भी लोकेशन की अहमियत है, लेकिन अहमियत किसकी बढ़ रही है? आपके जैसे लोगों की वजह से डिजिटल मीडियम बहुत चलने लग गए। लोग चलते चलते भी मोबाइल में देखते हैं, होल्डिंग पे नहीं देखते। तो अब तुम्हें कहाँ पे होना चाहिए? लोगों की जहाँ पे नज़र है वहाँ पे तुम होने चाहिए, और वो है तुम्हारा मोबाइल। तो तुम छोटा दुकानदार मोबाइल में कैसे दिखेगा, उसके लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं छोटे दुकानदारों की। उसका फुटफॉल कैसे बढ़े, उसका सेल्स कैसे बढ़े, उसका रिपीट सेल्स कैसे बढ़े, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप हमको बताओ, हमारे जो दुकानदार दोस्त लोग हैं उनको बताओ कि कैसे डिजिटल को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर इम्पोर्टेंस देना है तो किस तरीके से हमने खुद को प्रेजेंट करना चाहिए डिजिटल मीडियम्स पे। अच्छा भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली और लोकेशन वाली बात। और अब लोकेशन इतना मैटर नहीं करता, उसका एग्जांपल देता हूँ। अभी मुझे लोनावला घूमने जाना था। राइट। लोनावला में विला चाहिए था। करेक्ट। अब लोनावला में जो सबसे मेन जगह है, हाँ जी, मैंने वहाँ पे नहीं लिया, मैंने कहीं एकदम अलग ही जगह लगा, 1 घंटा दूर। क्यों? क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड उसका कंटेंट देख लिया था। वो विला मुझे बहुत अच्छा लगा कंटेंट वाइज, और उसमें उसके रिलेटेड वीडियो था, ये सारी चीज़ें थी। और हमने कई बार देखा भी है ना, हम स्क्रॉल करते हैं और कोई ऐसा कुछ बहुत अच्छी जगह मिल जाती है और फिर वो लोग सेव कर लेते हैं, और वो रहता बड़ा दूर है ट्रैवलिंग के लिए, स्टिल लोग मगजमारी करके वहाँ पे जाते हैं। करेक्ट। क्या है पता है क्या, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ के साथ मैरी कर लेते हो। सबकॉन्शियसली अगर मुझे मतलब कोई अच्छी चीज़, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ भी अगर बाजू में मिले तो भी मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं मगनमारी करूँगा दूर जाने की। क्योंकि जब तुम उस मूड में थे, जब तुम्हारी साइकोलॉजी उस तरीके से थी, तुम्हारे केमिकल्स उस तरीके से थे, तो तुमने उसके साथ शादी कर ली। सही है। अब तो तुम जाओगे दुल्हा बन के वहाँ पे। तो वो वाला पार्ट वहाँ पे है, इज नॉट लॉजिकल, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इमोशनल। व्हाट इमोशंस यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, उस टाइम पे तुम्हारे क्या इमोशंस थे, उसी पे मैटर करता है। दिल की गिटार बज जाई तो बज गई, उसके लिए तो कुछ लेना देना नहीं है फिर उसके आगे। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई सर, और ये मैं इस चीज से अग्री करता हूँ। और बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंटेंट क्रिएशन करता है, कोई बिजनेस ओनर, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि वो अपनी इंडस्ट्री में एक अपना ऑथोरिटी बना देता है। करेक्ट। मतलब आज भले 4 दुकान बाजू बाजू में है, लेकिन एक पर्सन, अभी आइसक्रीम्स की अगर बात करें तो भले चारों दुकान में सेम आइसक्रीम्स बिक रही है, लेकिन एक बंदे ने अगर अपना इंस्टाग्राम पे आकर के कुछ रील्स बना दिया है, कभी कुछ प्रोडक्ट का वो दिखा दिया है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या करता है, तो लोग पहले उसके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हाँ यार ये बंदे ने कुछ तो अच्छा काम किया हुआ है, ट्रस्ट बन जाता है। राइट। ट्रस्ट। और दूसरा भी होता है ना, जैसे आपने बताया कि एंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ाना है। हम लोग आइसक्रीम की बात करते हैं,
तो आइसक्रीम की बात करने के बाद सबसे पहले किसी छोटे बच्चे के दिमाग में या फिर किसी भी यूथ के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा पता है क्या? कि वो गोल गोल घुमाने वाला टर्किश आइसक्रीम जो एंजॉयमेंट देता है। आइसक्रीम सेम ही है, कोई टर्किश आइसक्रीम के फ्लेवर की बात नहीं करता है। क्या बात करते हैं लोग? वो किस तरीके से सर्व करता है, किस तरीके से सर्व होता है। और हमने उसको कहाँ पे देखा? सबसे पहले रील्स में ही देखा। तो जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट की रील नहीं बनेगी, वो जब तक मिलियन 10 मिलियन लोगों को नहीं दिखेगी, तब तक तुम्हारा प्रोडक्ट दुनिया को पता कैसे चलेगा? नहीं। और ये 100% ये बात मैं अग्री करता हूँ। मतलब वो टर्किश वाला जो है वो मैंने भी फर्स्ट टाइम रील्स पे देखा, फिर हम लोग BKC गए, वहाँ पर एक मॉल के अंदर देखा तो जानबूझ के मैंने खा लिया। आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड कि प्राइस क्या है, भले डबल चार्ज कर ट्रिपल चार्ज कर, लेकिन करेक्ट। वो एक्सपीरियंस तो ये क्या हुआ था पता है क्या? मैं फिर से उसी पॉइंट को सर्कल बैक करता हूँ। व्हेन यू सॉ दैट रील, तो तुमने उस आइसक्रीम के साथ शादी कर ली कि जब मिलेगा ना तब मैं खाऊंगा। और क्या बोला भाई ने? कितना भी टाइम हो, कितना भी टाइम लगे, कितना भी पैसा लगे, पर मैं वो करूंगा। यस। तो वो वाला पार्ट है, एंड दिस इज प्योरली इमोशनल थिंग। राइट। इसके साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, उसका नाम एग्जैक्टली मियर एक्सपोजर इफेक्ट या ऐसा कुछ तो है कि जब है ना कोई चीज से एक्सपोज होते हो, हाँ तो कई बार है ना, देखना आप लोग ब्रांडिंग करते हैं, लोग ना लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं एड्स पे। करेक्ट। अब ऐसा नहीं कि अगर मैं कार का एड अपन देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपन देखे और अब भी जाके अपन खरीद लेंगे। Correct. लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ गया, एक एक्सपोजर मिल चुका है हमें कि ये कार है। यस तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कार बाय करने जा रहा हूँ तो मेरे पास जब 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन रहेंगे, करेक्ट तो मुझे वो वाली चीज की तरफ मैं ज्यादा इंक्लाइंड होगा जिसका मैंने ऐड देखा था, करेक्ट क्योंकि वो एक देख चुका है, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, या तो उसके अच्छे से सेल्स की होगी, करेक्ट मुझे लगेगा वही खरीदना चाहिए, तो Correct. बेटर ऑप्शन लगेगा और वो खरीद लेंगे। करेक्ट तो वही एक्सपोजर की वजह से बहुत फायदा होता है। और कंटेंट क्रिएशन में होता है सबसे बेस्ट जगह जहाँ पे आप जितना हो सकता है उतना एक्सपोजर ट्राई कर सकते हो, वीडियो बना के। कोई गेट कीपर है नहीं। करेक्ट पहले का टाइम था जहाँ पे हमें लाइक अगर टीवी पे ऐड चलवाना रहता था, टीवी ही था एक मीडियम, या फिर सब बिल्कुल। बहुत सारे गेट कीपर्स थे, जैसे गैरी वेनरचक बोलते हैं, करेक्ट 2 मैनी गेट कीपर्स जिनको आपको देना पड़ेगा पैसा ताकि आप लाखों लोगों तक पहुंच सके। करेक्ट अभी ये गेट कीपर्स हट गए, अब सीधा मोबाइल उठाओ, आज ही हम भी करेंगे, अब भी आपने बात करा, 2 बातें बोली, छोड़े, करेक्ट लाखों लोगों तक पहुंच गया, एक्सपोजर मिल गया। Correct. अगर आपने अच्छी बात बोल दी, जो कि आप बहुत करते ही हो, तो लाखों लोग ने आप पे ट्रस्ट करना चालू कर देंगे। अनकॉन्शियसली देखा है, चेहरा देख लिया, नाम देख लिया, आपकी जबान, थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया। करेक्ट अब 2 वीडियो देख लिया और ट्रस्ट बढ़ गया, 100 बार देख लिया और ट्रस्ट बढ़ गया। बिल्कुल तो वही चीज के जैसे मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन इज सो पावरफुल और सो इंटरेस्टिंगली ग्रोइंग आल्सो। करेक्ट लेकिन इसमें मैं ज़्यादातर दुकानदार का जो अभी मेंटली ब्लॉक रहता है, पहले के टाइम पे मैं जब भी उन लोग को बोलता था, किसी को भी, हमारे भी कुछ फ्रेंड सर्कल में, उनको बोलता था ना कि यार तुम सोशल मीडिया पे आ जाओ, तो बोलते अरे सर मैं 30,000 रुपये का होर्डिंग लगाऊंगा, उससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अच्छे लोकेशन पे दुकान ले लेता हूँ, 30,000 भाड़ा भरूंगा। लेकिन ये सब चीज़ में मुझे मार्केटिंग सोशल मीडिया पे नहीं आना। मतलब ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है जो शायद पहले रिलेवेंट था कि आप अच्छे लोकेशन पे अच्छा साइन बोर्ड लगा दो, आपका मार्केटिंग हो जाएगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो नहीं, देखिए क्या है, होल्डिंग हर कोई लगाता है, पर आप उसमें से हटके कैसे दिखोगे और आपका ब्रांड कैसे बनेगा? ब्रांड स्टोरी से बनता है। जब तुम कहानियाँ खुद की सुनाओगे, खुद के कस्टमर्स की सुनाओगे, और उसके प्रॉब्लम को तुमने किस तरीके से सॉल्व किया वो जब दुनिया को बताओगे, तब तुम्हारा ब्रांड बनेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मान के चलते कि एक CCTV कैमरा वाला है और उसको अगर खुद के CCTVs बेचने हैं, वो कैसे बोलेगा कि हमारा CCTV कैमरा है, उसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, इतनी क्लैरिटी दिखती है। नहीं चाहिए दुनिया को। दुनिया को क्या चाहिए? एक छोटी सी स्टोरी कि अंधेरी ईस्ट में एक सोने की दुकान थी, वहाँ पे रात को डाका पड़ा और 3 करोड़ का माल गायब हो गया। वहाँ पे CCTV लगा हुआ था, पर किसी ने चेक ही नहीं किया था कि मेरा CCTV चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए CCTV का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर उस बंदे ने 1,000 रुपये का मेंटेनेंस लगा के खुद का CCTV चेक किया रहता था, तो आज 3 करोड़ का माल की भरपाई हो जाती थी। वो बोलते हैं ना, वो आप फीचर्स के बारे में बात मत करो, बेनिफिट्स दिखाओ, वैल्यू दिखाओ। कौन किसको पड़ा हुआ है कि मेरा CCTV क्या चल रहा है ना क्या नहीं चल रहा है? तो तुम अपने कस्टमर की कहानियां सुनाओ, अपने ही कस्टमर के पेन पॉइंट्स बताओ, और जिस तरीके से तुम अपने नॉर्मल कस्टमर से बात करते हो, जैसे जिशान भाई अगर मैं आपके पास आया तो आप मुझे आपका प्रोडक्ट दिखाओगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और माल मैं खरीद लूँगा। उसी तरीके से आपको कैमरा के सामने बोल के खाली एक्सप्लेन करने का है। यहाँ पे एक बंदा आपकी सुन रहा है, वहाँ पे लाखों लोग आपकी सुन रहे हैं, बस उतना डिफरेंस है। नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। ये ऐसा एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी आया था, जब पहले लोग सिर्फ यही बताते थे, फैक्ट्स एंड नंबर्स बताते थे। सिगरेट भी बेचते थे ना, तो लोग बताते थे दिस इज लेस डेंजरस, इससे कैंसर होने के चांसेस इतने % कम है। लेकिन फिर मालब्रो आया,
मार्लबोरो ने उसकी मार्केटिंग करी, काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, जैसा आपने बताया ना, उसने एक कूल सा आदमी दिखाया जो घोड़े पे चलता है भाई, एकदम काउबॉय, एकदम रफ लाइफ जी रहा है और साथ में मार्लबोरो पी रहा है। तो लोगों को ना फिर वो एड ने ना पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। उससे पहले तक सब फैक्ट्स एंड नंबर्स पे फोकस कर रहे थे, बट यहाँ पे आप इमोशन पे फोकस करने लगे। लोगों को ना वो कूल बनने से एसोसिएट करने लग गए सिगरेट को, जहाँ से आप बोल सकते हो, आप देखोगे हर एड्स जो कई बार कितने नॉनसेंस से लगते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब इमोशंस ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होता है हमारे। करेक्ट। और दूसरी स्टोरी की भी बात बोली उसके ऊपर भी ना, और इंटरेस्टिंग बात जो आपने बोली ना भाई, अंधेरी वाला एग्जांपल दिए, कई बार ये होता है कि लोग अगर गलत झूठी भी स्टोरी रहेगी ना फिर भी आ जाए वो सच में नहीं भी हुआ रहेगा तो भी मान जाएंगे। और इसके ऊपर मेरे को अभी याद आ रहा है, अभी आदिवासी हेयर ऑयल का भी बहुत चल रहा था, होता है हाँ, लंबे बाल वाला। करेक्ट। उसकी भी कहानी कैसा क्रिएट की, और अभी मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च नहीं किया, बट बहुत सारे लोगों ने ऐसा वीडियो बना के डाला कि इट्स कंप्लीट फ्रॉड है पूरा। अब मेरे को इसके बारे में एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो सबको कहानी की वजह से वो सेल हो गया कि ये आदिवासी लोग हैं, एक लोग के पास इतनी सारी जड़ी बूटी है, ये लोग ये जड़ी बूटी का यूज करके इतने बड़े बड़े बाल उगा रहे हैं आपके भी बाल नहीं है, आप भी यहाँ से कॉल करो, ये नंबर पे फोन करो। और एक और कहानी में ट्विस्ट ये था कि बहुत सारे फेक लोग ये खुद को आदिवासी बता रहे हैं। हाँ, बहुत सारे फेक लोग का कर रहे हैं ये चीज, लेकिन वो लोग फेक है, हम रियल है, हमारा नंबर लो करो। कैसे कहानी क्रिएट की, एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसे कंटेंट के थ्रू इतना बेचे। कुछ लोगों ने तो खुद कंटेंट क्रिएट भी नहीं किया, खैर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करा है, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर का यूज हुआ, जिसके वजह से उन्होंने मुझे लगता है काफी अच्छा खासा पैसा बना लिया है। मेरे ख्याल से उन लोगों के पास एक पॉइंट था, वो मोदी जी ने खाली आके बोल दिया था ना कि आदिवासी को सपोर्ट करो। हाँ, वही उन्होंने उसको अलग तरीके से यूज किया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था इनका तेल खरीदो, वो सिर्फ वो स्टेटमेंट उनका, जहाँ तक मुझे पता है कि वो आदिवासियों को सपोर्ट करने के लिए, ना कि उनका तेल जो उन्होंने एसोसिएट करके पूरा तेल लिखवाया, मॉडल बन गया उसके ऊपर। मोदी जी की तो बात ना करे तो ही ठीक है भाई। वो किसी एक आइलैंड पे चले जाते हैं तो दूसरे देश की इकोनॉमी खत्म हो जाती है। अभी देखो ना, जो इंडिया आउट के नारे लगा रहे थे, अभी वही उनके साथ आ गए। अभी कुछ बहुत सारी डील्स भी हुई है ना, राइट, कुछ 28 आइलैंड्स उनको दिए हैं। करेक्ट। लेकिन सच में, और अगेन इस पे भी ना, मैं वापस से इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगेन इसमें ना इंडिया के पास आज बहुत पावर है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत लोग हैं और सबको चाहिए व्यूज। करेक्ट। अगर एक वीडियो आ गया जिसमें 1 लाख लोगों ने तुमको गाली दे दी, अब तुम अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, सबकी फट जाएगी। और हमारे पास वो लोग हैं जो है ना सोशल मीडिया पे गाली देने के लिए रेडी पड़े हुए। तो अब हर कोई, तुम देखना, इंडिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पहले सब है ना फॉरेनर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, खैर आज भी करते हैं, लेकिन आज बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग इंडियन फूड्स, वॉचिंग इंडियन मूवीज, उसका रिव्यू दे रहे हैं, और उसमें बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। करेक्ट। तो ये भी बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज मैंने पिछले 8 साल में देखा। दिस इज ट्रूली सॉफ्ट पावर इमर्जिंग आउट ऑफ इंडिया। मतलब वी आर नॉट द हार्ड पावर कि हम लोग किसी पे जाके अटैक करेंगे, बट द काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस दैट वी आर क्रिएटिंग। जैसे हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अब जब तुम इंडिया की शादी देखोगे तो उसमें छोले भटूरे देखोगे, उसमें समोसा देखोगे, तो तुम्हें भी जी ललचाएगा कि जहाँ पे भी मैं छोले भटूरे देखूंगा तो मैं छोले भटूरे खाने के लिए जाऊंगा, उसका प्राइस कितना भी हो। फिर जब प्रेम जी दीवानचंद का छोले भटूरे किसी भी अमेरिकन को दिखेगा तो क्या बोलेगा, मेरे को खाना है। कोशिश करेगा। तो जिस तरीके से इंडिया में डोमिनोज फेमस हुआ कि वहाँ पे हम लोग देखते थे, जब हम लोग फ्रेंड्स देखते थे, आप लोग भी फ्रेंड्स देखते रहोगे, तो कोई पिज्ज़ा बॉय आ रहा है तो अरे ये पिज्ज़ा क्या होता है, हमको भी खाना है, तो वो देख के हमने पिज्ज़ा खाना चालू कर दिया। उसी तरीके से अब उल्टा चालू हो जाएगा कि अब छोले भटूरे बिकेंगे, अब समोसा बिकेगा, अब मालपुआ बिकेगा, एंड दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर, एंड दिस इज हाउ वी विल बिल्ड इकोनॉमी। राइट। सॉफ्ट पावर का मेरे को ऐसे लगता है कि इमोशन का जो एक्सट्रैक्ट आना चाहिए, दैट शुड बॉइल डाउन टू इकोनॉमी। एंड व्हाट इज इकोनॉमी? अ मनी इन योर एंड योर पॉकेट, कि तुम अपने टाइम के साथ, अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हो। करेक्ट। क्यों हम लोग गरीब है? क्योंकि हमने अभी तक हमारे पावर्स की, जो सॉफ्ट पावर्स है, उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाए? क्योंकि हमने हमारे लिए ही बनाया। चाइना ने पूरे दुनिया के लिए बनाया, सब कोई, या वहाँ पे गरीबी मतलब ऑलमोस्ट कम होगी, बहुत कम होगी, कोई गरीब है ही नहीं। हर किसी के पास इतना पैसा है कि वो ये समझ सकता है कि मैं आज काम के लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि मैं आज काम पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन भारत में आज ऐसे लोग हैं जो 7 बजे घर पे आने के बाद 8 बजे से फिर से स्विगी जोमेटो की डिलीवरी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उतना पैसा अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया जितना हमें पास होना चाहिए। तो हम लोग अभी फोर्स लेबर में कि करना पड़ता है, वो दवाई का खर्चा देने के लिए मुझे काम करना ही पड़ता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं विलिंगली काम पे नहीं जा रहा हूँ। और वो कब आएगा?
जब हम लोग बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भारत में क्रिएट करेंगे जो कि अलग अलग प्रॉब्लम ना कि भारत के लिए पर पूरे दुनिया के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और जब हम लोग ये सॉल्व करना चालू करेंगे ऑटोमेटिकली उसके भी पास पैसा आएगा, उसके पास पैसा आएगा तो एम्प्लॉयज़ के पास पैसा रहेगा एंड वी कैन हैव अ फ्लरिशिंग इकोनॉमी। हमारा जो इंटेंट है, मतलब मेरा जो इनरेस्ट ऑफ द इनर थॉट है वो यही है। मतलब भगत सिंह ने ये बोला रहेगा कि मुझे देश को आज़ाद कराना है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा एक छोटा सा ख्वाब ये है कि मरने से पहले ऐसा भारत देख के जाऊँ जहाँ पे किसी को पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े, मुझे मज़ा आता है इसलिए काम कर रहा हूँ, पैसा तो है मेरे पास। ऐसा अगर सोसाइटी हम लोग क्रिएट करेंगे देन वी विल हैव लॉट ऑफ मोर इनोवेशन, क्योंकि आज तो हम लोग फोर्स लेबर में हैं। करेक्ट, राइट। आपने बहुत ब्यूटीफुली हमने कंटेंट से पूरी इकोनॉमी पे चले गए और आपको एक फिलोसफी और एक हायर पर्पस की तरफ भी चले गए बहुत अच्छे से। करेक्ट। आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंडिया में ना। मैं टू बी ऑनेस्ट इंडिया में बहुत पोटेंशियल मेरे को दिखता है, बहुत पोटेंशियल है। जैसे कि दुबई गए थे, वहाँ का वेदर भाई नहीं मजा आया, मतलब उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी की वो लोग बनाए, वो लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें बहुत कड़क है। लेकिन मैं देखा यार ये इंडिया में क्यों नहीं है यार, इंडिया में क्यों नहीं है ऐसे रोड्स। इंडिया में इतनी प्यारी प्यारी जगह है, इंडिया में अपना साउथ चले जाओ, आप नॉर्थ चले जाओ, कश्मीर देख लो, साउथ में केरला देख लो, ईस्ट में आप आसाम, ये सारी चीज़ें देख लो, वेस्ट में अपनी है ही सब गुजरात, ये सारी चीज़। इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ के क्लाइमेट अच्छा है, वेदर अच्छा है, बट अपन कुछ चीज़ों में से थोड़ा लैग कर रहा है, अपनी मेंटालिटी सोच में लैग कर रहा है, सॉफ्ट पावर में लैग कर रहे हैं। ये जो हमने बात करी वो सॉफ्ट पावर की ही लैग कर रहे हैं कि हमने उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। हमें खुद को प्राउड फील होना चाहिए कि मैं अगर कोडाईकनाल जा रहा हूँ, मैं अगर ऊटी जा रहा हूँ, तो मैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि यार स्विट्जरलैंड में कोई गया तो क्या बोलता है मैं स्विट्जरलैंड में जाके आया। तो उतनी ही प्राउड फीलिंग से हमने ये भी बताना चाहिए कि हम लोग ऊटी में भी जाके आए। राइट। हम है ना मार्केटिंग बराबर कर रहे नहीं बहुत सी चीज़ों की, मार्केटिंग नहीं बराबर। रिसेंटली मैंने एक फॉरेनर का वीडियो देखा कि बिहार में एक केव्स है कुछ, उसका मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, उसका भेजूंगा, नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो बहुत यूनिक है। उसके ऊपर उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ क्रिएट हुई है कि वो कैसे ना पत्थर को इतना सिस्टम सिमेट्री में और इतने अच्छे से बनाया ना जो बहुत अनबिलीवेबल है। बट मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं, वो बिहार में है ना, उसकी मतलब कभी किसी ने मार्केटिंग की ना, उसको लोग वहां जाके वो चीज को कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी ना, हमारे इंडिया में है अच्छी चीजें, एक जगह पे लैग करते, कई बार थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा कहीं पे ना, जैसे अभी मुझे कहीं घूमने जाना है तो है ना, वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। आप घूमने की बात कर रहे हो, नवी मुंबई से मुंबई आया, उसके लिए भी इशू है, उसके लिए भी इशू है। ट्रैफिक वाला सीन तो बहुत गंदा है। ट्रैफिक और उससे भी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं डेवलप, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी आप दुबई की बात कर रहे थे, या अगर हम सिंगापुर देख ले तो वो सारी जगह पर कैसे कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में है, वो बोलेगा ये रोड ठीक होना चाहिए तो होना ही चाहिए। यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, नीचे तक पहुँचते पहुँचते और 10 लोग आ जाएंगे जो कुछ और कर देंगे। यही डेमोक्रेसी ब्यूटीफुल भी है, बट उसका एक डाउनफॉल भी है ना कि हम हमेशा आपको लड़ने के लिए भी सामने का पोजीशन रहता है, जो चीज़ों को मतलब स्मूथ फ्लो से नहीं हो सकता, बहुत सारा प्रॉब्लम्स बीच में क्रिएट होता रहता है। ये भी चीज़ एक प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है ना वो सब चीज़ें खैर हम अभी राइट नाउ ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, आई डोंट नो, बट इतना है कि हम एज ए इंडिविजुअल क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी मार्केटिंग अपनी जगहों की कर सकते हैं बस, और अपनी इकोनॉमी पे अगर फोकस करेंगे और मेरे को लगता है अगर सही चीज़ों पर फोकस करवाएंगे, जैसे मुझे लगता है अगर हमने ये वीडियो बनाना चालू किया, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन कितने गड्ढे हैं रोड पे, अगर इसका वीडियो बना के डाल दिए तो मुझे लगता है जो अटेंशन शायद नहीं दे पा रही थी गवर्नमेंट ड्यू टू एनी रीजन, वो अटेंशन देना चालू करेगी और शायद उस पर ज़्यादा काम भी हो पाए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काम चालू हो भी गया है। भारत में अभी अगर हम लोग देखेंगे कि 20 साल पहले तो एक्सप्रेस हाईवे नाम की कुछ चीज़ भी नहीं थी। करेक्ट। तो अब एक्सप्रेस हाईवे बनना चालू हो गया है, मेट्रोज आना चालू हो गई, बुलेट ट्रेन भी बन रही है, कोस्टल देखो कितना यूजफुल बन गया है, कोस्टल रोड बन गया है, बहुत तो अच्छा। धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से स्पीड और भी बढ़ सकती है। अगर हम लोग एक काम एक जगह पे एक साल में कर सकते हैं तो 100 जगह पे क्यों नहीं कर सकते, एक ही साल में सब खत्म हो जाएगा। राइट, वही, क्योंकि रोड्स तो बहुत, अभी नितिन गडकरी जी को प्रेज करना चाहिए, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कितने रिकॉर्ड्स भी बने, इतने सारे रोड्स बनते जा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड बारिश में मैं देखता हूँ ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुंबई ये सब साइड में, इतने गड्ढे हो जाते हैं ना, वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है। प्लस उसके साथ साथ हमारे लोगों का भी है ना, ऐसा है ना, इधर घुसना है इधर घुसना है, पूरा केओस रहता है वो सारी चीज़ें। खैर वो सब चीज़ें हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं अपने साइड से, जो है कि बेटर तरीके से हम गाड़ियाँ चलाएं, रास्ते पे गंदगी ना करें, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें दूसरों के लिए, ये हमारे हाथ में। और ये सब चीज़ों के ऊपर आप सच बोलो तो कंटेंट बनाओगे तो ये चलता भी है। आप अपना रेस कर सकते हो, आप ये सब प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन बना के डाल सकते हो,
और ये सब चीज़ें नहीं, हमें कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन मेरे ख्याल से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बहुत अच्छा काम किया। फूड फार्मर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मतलब उस तरीके से अगर हर प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई अगर कंटेंट बनाना चालू कर दे तो बहुत अच्छे से किया कि किस तरीके से शुगर तुम्हारे इस पे इम्पैक्ट कर रही है। शुगर तो सिगरेट पीने से भी गंदी है और हम लोग बचपन से ही हर बच्चे के मुंह में शुगर ठूसते जा रहे हैं। तो पहले एक ज़माना ऐसा था कि जिस टाइम पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं थे, मतलब खाने के लिए ही लाले थे, तो सबसे चीप अगर कुछ मिलता है तो तीन है। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट सबसे सस्ता मिलता है जो कि तुम्हारा गेहूँ, चावल और चीनी है। उसके बाद में फैट आता है जो कि तुम्हारा तेल और ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद में प्रोटीन आता है जो कि पनीर, चिकन, मटन इस तरीके से आता है। तो सबसे सस्ता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। तो भारत जब गरीब था तो भारत ने कार्बोहाइड्रेट खाना चालू कर दिया। नहीं फैट खा सकते, नहीं प्रोटीन खा सकते, कुछ तो खाओ तो भाई कार्बोहाइड्रेट खाओ। तो अब इसका इतना ओवरडोज हो गया है कि भारत अभी डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है। तो कार्बोहाइड्रेट छोड़ के फैट्स पे और प्रोटीन पे आना पड़ेगा भारत को भी। ये मेन एडेप्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आज कोई आके अगर मुझे बोल भी देगा ना कि अरे नहीं यार ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, नहीं घर पे जाके बोलूंगा ना मम्मी मुझे शुगर नहीं, वीट नहीं, अरे चल बेटा क्या ये ले और कहा। मतलब ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स। और एक और खा का जो पार्ट है ना, वो और खा का क्या है कि एक टाइम ऐसा था भारत में जहाँ पे रात को खाना मिलने वाला है या नहीं पता नहीं है। तो जब एक बार खाना मिल रहा है भाई ले लेना, खा लेना। रात का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट अब हम लोग अबेंडेंस में खाना खा रहे हैं, मतलब जो नहीं खा रहे, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं। कि घर पे माँ बीवी तुमको अरे यार तेरे को बाहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दो खाना खा ले, पर तुम 1 किलोमीटर आगे जाते हो तो कहीं पे रुक गए और वहाँ पे 4 दुकानें मिल रही है, भाई तू भी मेरे साथ चाय पी ले और कुछ सैंडविच भी खा ले, तो वो भी हो जाता है। राइट, तो ओवरडोज हो जा रहा है ये वाली चीज़। लेकिन ऐसा है ना भाई, यूनिवर्सल है। एक है ना पूरा, आप एक बुक है, मैंने बताया ना सॉल्ट, शुगर एंड फैट का नाम लिया था मैंने, एक बुक है। हमें ना एवोल्यूशनरी हम ऐसा इवॉल्व हुए हैं कि हमें सॉल्ट, शुगर एंड फैट बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये पहले ना बहुत स्कैर्स थी। करेक्ट, हमें मिल नहीं पाती थी। करेक्ट, लोगों को ना शक्कर मतलब फ्रूट से थोड़ा बहुत शुगर ये सब मिलता था। करेक्ट, तो मिल गया तो खूब सारा खाओ। ब्रेन को चाहिए था कि जल्द से अभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप जितना हो सकता उतना खाओ। इसलिए डोपामिन मस्त रिलीज करता था। करेक्ट। अब प्रॉब्लम है वी आर लिविंग इन अबंडेंस, अपने पास बहुत है, प्लस अपन प्रोसेस करके वो सारी चीजों को बना रहे हैं। करेक्ट। तो इसीलिए इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू स्टॉप। और आजकल तो लोग इतना इंजीनियर करके फूड बना रहे हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ शुगर और प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट डाल के हमें ऐसा चिप्स दे देंगे जो है ना, फिर आप एक बार खाओगे आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। ड्रग जैसा बन गया एकदम, है ना वो। हाँ, ये सब चीजों से लड़ने में ये कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीजें अगेन हेल्प कर रही है। फूड आप क्या सजेस्ट करते हो कि मतलब आपके बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने कि देयर आर हैबिट्स, देयर आर नो गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। इफ यू हैव टू चेंज अ हैबिट, कैसे चेंज करनी चाहिए हैबिट को? भाई मैं ना पर्सनल एग्जांपल से बताऊँ, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारा सर्कल। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। एक है ना भौरा जैसा रहता, बेब्लेड रहता, 55 में गिरा सब बेब्लेड को रख दिए थे वो लोग। करेक्ट, हाँ, नीचे गिरा हुआ था और 4 लोग घूम रहे थे, वो भी घूमना चालू करता है, घूमना चालू किया। मोमेंटम से जब रुका हुआ बेब्लेड था वो भी चलना चालू हो गया। करेक्ट, वो पावर ऑफ सराउंडिंग। हम है ना, मैंने कितनी भी आप विल पावर स्ट्रांग रहो, कितने भी अच्छा रहो, अगर आप 5 लोगों के साथ ऐसे घूम रहे हो ना जो नहीं खाते हेल्दी, आपका बहुत मुश्किल है हेल्दी खाना भाई। समझ गया। तो मैंने ना फ्रेंड सर्कल, आप ऐसे लोगों को पकड़ लो जो साले जिम वाले हो। फ्रेंड सर्कल कैसे चेंज करना अभी? YouTube पे वीडियो बनाएंगे। YouTube पे वीडियो बनाना पड़ेगा भाई, मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज करने का है। बताओ उसको करने के लिए क्या करना है? सराउंडिंग चेंज करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आसानी, ये सोल्यूशन है, मेरे को भी करना मुश्किल है ऑब्वियसली, हम छोड़ नहीं सकते अपने घर वालों या जिसको भी। बट ऐसा कि अपन लेट्स ट्राई टू गिव मोर टाइम इन जिम में रहता है वो सर्कल तुमको जिम में मिल जाएगा। ऑनलाइन कम्युनिटीज बहुत सारी होती है, उन लोगों से बात करना चालू करो, उन लोगों के साथ जुड़ना चालू करो। धीरे धीरे वो लोग, जैसे फूड फार्मा कुछ नहीं कर सकते ना, bare मिनिमम है कि ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चालू करो जो हम लोग को बार बार ये याद दिलाए कि भाई ये सब खराब है। करेक्ट, जैसे फूड फार्मा का कंटेंट, उसको अगर मैं 100 बार देख लूंगा तो 101 बार तो मेरे को आ जाएगा नहीं खाना चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो ट्रिगर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। राइट, एटलीस्ट हम फिजिकली वो एनवायरनमेंट में ही हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वर्चुअली वो एनवायरनमेंट में रहना चालू करें। अगर हम लोग डेली वो ऐसे जंक फूड के आप खाना बनाया यार, इतना चीज़ डाल के सैंडविच है, वो दिन भर देखते बैठेंगे यार, तुम्हारा मन करेगा ही बाहर जाके। वही एक्सपोजर वाली बात जो अपन ने भी किए थे,
तुम वो मैरी कर लोगे, वो तो जहाँ पे दिखेगा तुम्हारा जाके वो खाने का मन करेगा। तो एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल स्टेप जो ले सकते हैं मुझे लगता है कि वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना कम कर दो। करेक्ट। नहीं भाई, आप सभी को विनती है, जैसे जिशान भाई ने बोला कि आप सबसे पहले तो आपके फॉलो लिस्ट में जाओ कि आप किसको किसको फॉलो कर रहे हो। जिसको आपको ऐसा लगता है ना एक सेकंड के लिए कि यार ये मेरे को सही चीज़ नहीं बता रहा है, उसको अनफॉलो कर दो। और जो चीज़ तुम्हें सही बता रहा है, जैसे फूड फार्मर हो गया, जिशान भाई हो गए, धंधे की बात हो गया विरल भाई का, सॉरी बिजनेस की बात, धंधे की बात तो मेरा बोलना वही था, गलत मैं वही सोच रहा था। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको डेली बेसिस पे कुछ अच्छा बता रहे, और वो फिर आपका सर्कल बन जाएगा। राइट। देयर आर योर फिजिकल फ्रेंड्स विच यू मे नॉट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, बट डिजिटल फ्रेंड्स यू कैन चेंज। राइट। तो बिग बॉस छोड़ के धंधे की बात पे आ जाओ। बट एक्चुअली में वो बहुत सही है यार, मेरे हिसाब से तो लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना जरूर चाहिए। पिछले 8-9 साल में, विरल भाई आप भी बताना इसके ऊपर अपना ओपिनियन, बहुत टाइम से विरल भाई चुप है, एकदम सीख गए पॉडकास्ट होस्ट करना कि अब मैं बोलूं। नहीं अभी चल रहा है बातें तो चलने ही दो ना, कंटेंट बन रहा है। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। पूछो। आपके इतने सारे फॉलोअर्स जो हैं वो दुकानदार है, जो दुकान संभालते हैं, शॉप संभालते हैं। करेक्ट। हम कभी से बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। हाँ। तो आपके हिसाब से उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों अभी तक वो स्विच करने से कतराते हैं? नहीं मैं इसका आंसर है ना मैं देता हूँ। मैं बोलता ना, आप हैं गौरव भाई से वो पूछो एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, एंटरप्रेन्योर्स धंधे में क्या क्या प्रॉब्लम ज्यादा आता है, वो भी है। बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? और दोनों का अगर क्लब करना है तो दोनों बता दो। हाँ, नहीं मैं कंटेंट क्रिएशन में क्या प्रॉब्लम आता है? मैं धंधे वाले को, मतलब धंधे वाले को कंटेंट में क्या प्रॉब्लम आता है मैं सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहले तो है डर। मन में इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है ना कि मेरे को धंधे के बारे में बहुत अच्छा पता है, सबसे अच्छा माल कहाँ से आता है मेरे को पता है, लोगों को कैसे हायर करना है मेरे को पता है, कैसे धंधे को सेल करना है वो भी मेरे को पता है। पर जब मुझे खुद एज अ स्पीकर तुम अगर खड़ा रख दोगे ना कि तुम्हें 1 मिनट तुम्हारे धंधे के बारे में बात करनी है, जो बंदा दिन रात खुद के ही धंधे के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, वो धंधे का एक्सपर्ट है, पर उसको बोलो खुद के धंधे के बारे में 1 मिनट बिना रुके बात कर, नहीं होती। मैं BNI में जाता हूँ, मैं सैटरडे क्लब में जाता हूँ, मैं मराठी क्लब्स में जाता हूँ जहाँ पे बिजनेस वाले लोग आते हैं। मतलब दुख होता है ये देख के कि लोग मोबाइल निकाल के खुद के बिजनेस के बारे में बताते हैं। वो 30 सेकंड के अंदर ऐसा लगता है मैं क्या करूं, मैं लोग पकड़ के उसको उठाऊं, अरे उठ, अरे खुद के धंधे के बारे में 1 मिनट नहीं बात करता तो तू धंधा क्या करेगा? सही बात है। तो सबसे पहले जो डर है ना यार, तुम एक्सपर्ट हो अपने धंधे के। लोगों का 2-2, 3-3 करोड़ का महीने का धंधा होता है, फिर भी वो 1 मिनट बात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता, वो कर सकता है, पर उसको हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि खुद ने खुद को बांध के रखा हुआ है कि तू नहीं कर सकता। तो एक बार के लिए सबको भगा दो, खुद आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो, क्योंकि रोज तो तुम धंधा कर ही रहे हो ना भाई। निगोशिएट करते टाइम पे वो आगे वाले को खा जाएगा, इतना उसको निगोशिएशन की पावर है, इतना अच्छी समझ है उसको धंधे की, लेकिन कैमरे के सामने बात करने में कचराते हैं। तो उतना ही अगर एक चीज़ कर लोगे ना, एक बार बना के देख लो, सब डर निकल जाएगा। विरल भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बताना इसके ऊपर, तुम्हारा कैसा? तुम भी देखो पहले बिजनेसमैन ही थे, मैं अपना पर्सपेक्टिव भी देता हूँ उसके ऊपर, तुम भी अपना बताना। तुम पहले बिजनेसमैन थे और फिर तुमने कंटेंट चालू किया, तो तुम्हारा वो स्विच कैसा था, उसमें डर कैसे खत्म किया और कैसे चालू किया? या बेसिकली कैसा होता है, हर दुकानदार को है ना 2 चीज़ होती है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं मेरी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। पहला तो ये होता है ना कि एक डर ये होता है कि फियर ऑफ फेलियर वाला, कि आज मैं चलो मेरे दुकान के बारे में कुछ भी बोलूँ, मेरे बिजनेस के बारे में कुछ भी बोलूँ, लेकिन मुझे हमेशा मन में रहता है कि अरे यार अगर मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आया तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे खुद के एम्प्लॉय क्या बोलेंगे कि दिन में 100 कस्टमर तेरी दुकान पे आते लेकिन तेरे तो 100 व्यू भी नहीं है। तो ये शायद ये चीज़ की वजह से ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बहुत टाइम तक उस चीज़ से स्टार्ट नहीं कर पाया। और दूसरा वो परफेक्ट होने की बीमारी, कि मुझे ऐसा चाहिए कि भाई अभी तो सब कुछ है, मतलब अच्छा कैमरा लेने का ताकत है, अच्छा माइक लेने का ताकत है, लेकिन फिर भी वो एक्सक्यूज ढूंढने के पीछे पड़ेंगे। Correct. कि जिस दिन मेरे पास अच्छा कैमरा रहेगा ना, जिस दिन अच्छा माइक रहेगा, जिस दिन अच्छा कंटेंट रहेगा, जिस दिन एडिटर रहेगा, तभी मैं करूंगा। और वो तभी कोई आता ही नहीं, मतलब ऐसा परफेक्ट डे कोई आता ही नहीं है। Correct, तो ये खाली दिमाग में है, बस दिमाग ने डाली हुई जंजीरें हैं जिसमें अपन खुश है। करेक्ट। और ये एक और ब्लॉकेज रहता है
लोगों को, दुकानदार को क्या लगता है कि अरे नहीं यार ये सब चीज़ है ना मेरे धंधे में नहीं चलता है, मतलब मैं जो करता आ रहा हूँ ना मेरा बिजनेस तो ऐसा ही चलता है, मतलब अगर कोई भगवान भी आके सामने आके बोल देंगे ना कि बेटा कंटेंट क्रिएशन कर, अपने बिजनेस के बारे में आके तू बता सोशल मीडिया पे, अरे नहीं आपको थोड़ी पता है, मुझे पता है, मैं 10 साल से कर रहा हूँ। करेक्ट वो पैटर्न इतना फंस जाते लोग, एक ही चीज करने में इतना फंस जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक ही चीज जब बहुत टाइम तक करते हो ना, इतना स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाता है ना कि वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी है ना मैंने स्विमिंग सीखना चालू किया, मैंने बताया ना तुमको, अभी मैं उसकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अब मैं जैसे ही जा रहा हूँ ना लेकिन स्विमिंग करने, मैं ऑटोमेटिकली ऐसा सिंक हो जा रहा हूँ नीचे। और वो क्यों सिंक हो रहा है, मेरे को ट्रेनर वो बता रही कि तू है ना अपनी बॉडी बहुत स्टिफ कर ले रहा है। अब वो आदत है मेरी, क्योंकि अपन इतना चलते हैं हमेशा स्टिफ, थोड़ा सा स्टिफ ही रहता है, तो वो चेंज करना, वो बोल रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ बट मैं नहीं हो पा रहा हूँ। आई रियली वांट टू रिलैक्स और फ्लोट इन द वाटर, बट हो ही रहा ही नहीं है मेरे से क्योंकि इतनी हैबिट बन चुकी है, इतना इनग्रेन्ड हो चुका है वो मसल मेमोरी और मेरी मेमोरी में। तो ये आई थिंक वो तोड़ने के लिए अगेन क्या कर सकते हैं अगर वो दिन, तो मैं अपने कई सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप है ना एक्सरसाइज करना चालू करो, एक सिंपल सी एक्सरसाइज। पहले तो है ना आप है ना कंटेंट बनाने का है, वीडियो अपलोड करना है, व्यू आएंगे, वो सब छोड़ दो। आप है ना अपने लिए एक स्क्रिप्ट लिख लो, आप अपनी कहानी, जैसे आपने बताया ना कि लोगों को बोलने बोलो 1 मिनट तक बोल नहीं पाते, वेरी ट्रू। लोगों को ना आप सोचो कि अगर आपको एक कहानी बोलने का मौका मिले, कभी व्यू, अरे इमेजिन भी कर सकते हो, प्लस एक छोटी सी लिखो अपनी कहानी, कभी ना कभी जिंदगी में जरूर काम आएगी। कि आप कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया, अभी क्या किया, ये छोटी सी एक्सरसाइज कर लो और ट्रस्ट में उसको ही फिर बोलना चालू करो। मे बी आप डर लग रही है, मैं तो बोलूँगा कैमरा उठा लो, अपलोड नहीं करना, ऐसा मत सोचना, सिर्फ आप अपना वीडियो बना रहे हो और किसी को भेजना नहीं है आपको सिर्फ अपने आप को दिखाना है। तो वो वीडियो बना के अपने आप को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर लो, ताकि फियर थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ फियर से। ये एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जैसे फियर फेस करना होता है। अगर एक बच्चे को कुत्ते से डर लग रहा है तो है ना वो लोग क्या करते हैं पता है, एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुत्ते से मिला देंगे, पहले क्या करेंगे वो लोग है ना उसको मोबाइल पे दिखाएंगे कि ये देखो ये दूसरे बच्चे हैं जो कुत्तों के साथ खेल रहे हैं और देखो कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे वो लोग है ना उस बच्चे को ऐसा एक ग्लास शील्ड के सामने उस साइड पे दिखाएंगे कैसे एक बच्चा कुत्ते के साथ खेल रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो ग्लास हटा के थोड़ा नजदीक लेके जाएंगे और फिर उसके बाद उसको टच करने बोलेंगे कि कैसे प्रोग्रेशन करके धीरे धीरे उसका फियर कम करता है। तो ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उसका तो प्रोग्रेस करो आप, कि क्या बोलने वालों में भी थोड़ा सा वो प्रिपेयर कर लो, थोड़ा सा ना आप कैमरा में कर लो, ऐसे प्रोग्रेस करते करते एक टाइम करना अपलोड कर देना, लेकिन उसको अनलिस्टेड कर दो। और अपने जो ऐसे दोस्त को चाहिए तो उन लोग को भेज दो जिस पे आपको ट्रस्ट है, और फिर एक दिन अपलोड कर देना। तो धीरे धीरे आपका वो फियर एक तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसको फेस कर रहे हो बार बार इंस्टेड ऑफ भागने के। नहीं सही बात है। अब जिशान भाई ने जो बात कही वो बहुत बढ़िया है कि आपको अगर उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए अगर हिचकिचाहट हो रही है ना, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे मत डालो। पर एक दूसरा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारे कस्टमर खुद होके तुम्हारे पास आते हैं, वो है तुम्हारा गूगल माई बिजनेस। तो गूगल माई बिजनेस में भी तुम फोटोज़ और वीडियोज़ डाल सकते हो। तो तुम अगर खुद के बिजनेस के बारे में जो वीडियोज़ है वो अगर गूगल माई बिजनेस पे डालोगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है। तो तुम्हारे धंधे के बारे में तुम अगर गूगल माई बिजनेस पे वीडियोज़ बना के डालोगे तो जब किसी भी, ये साइकोलॉजिकल पार्ट है कि तुम अगर खाली टेक्स्ट से बताओगे कि वी आर द बेस्ट, पर वही अगर तुम खुद होके जाके बोलोगे कि हाउ वी आर द बेस्ट, तो तुम्हारे पास अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें से एक कस्टमर पढ़ के लेगा क्योंकि उसको चाहिए ही। पर अगर तुमने खुद होके बोला तो तुम में से 100 में से 10 लोग लेंगे क्योंकि उसको भरोसा हो गया कि यार बंदा जेन्युइन लगता है। देखने के बाद जो रिलेशन बनता है ना वो बन जाता है और वो बंदा खरीदता है। तो वो भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया ठीक है, मतलब बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनके लिए सोशल मीडिया काम का नहीं है, इंस्टाग्राम काम का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते हैं कि मैंने रील बना दी तो कोडाई कैनाल में किसी ने देखी तो मेरे को क्या फ़ायदा, मेरा दुकान तो इधर है। पर दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे लोकेशन के ही कस्टमर आते हैं, गूगल माई बिजनेस पे जाओ और अपने इन्फ्लुएंस में मान के चलते कि तुम्हारा कैचमेंट एरिया 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर से तुम्हारे पास कोई बंदा आ सकता है तुम्हारा माल खरीदने के लिए, उसके लिए कंटेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और ये बहुत सारे दुकानदार को भी एक ये मन में क्वेश्चन रहता है कि यार आप तो बोल रहे हो चलो कंटेंट बनाओ, कुछ स्क्रिप्ट लिखो अपने बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है कि मैं क्या बोलूँ अपने दुकान के बारे में, मतलब मैं क्या चीज़ें बात करूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी एक पर्सन को जस्ट ऐसे ही गाइड किया था। मैंने उसको मोबाइल में चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया, भाई तू दुकानदार है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले चैट जीपीटी डाउनलोड कर। व्हाट्सएप पे जैसे तू इंग्लिश में बात करता ना कि मेरा एक दुकान है कपड़े का, मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, 30 सेकंड का रील बनाना चाहता हूँ, लिख दे तू ऐसे ही, कोई प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल कुछ नहीं। ऑनेस्टली इतना सा खाली आप हिंदी में जैसे चैट करते हो वैसे लिख दो, एंटर मारो, आपको 10
50 आइडिया वो चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। करेक्ट। तो ये ऑनेस्टली ये हर किसी को, और पढ़ो एक बार 2 बार 4 बार पढ़ के एक्सप्लेन करो, आपका ऑनेस्टली अच्छा बनेगा वीडियो। और अगेन मैं एक फॉर्मूला हमेशा देता हूँ, DIE, दैट इज डू इम्प्रूवमेंट एवरी डे। आज पहला वीडियो बनाया, अच्छा नहीं लगा, चल कल ये सोच कि आज से 1% अच्छा कैसे बनेगा, घर के 4 जन को दिखा दे, इसमें मुझे इम्प्रूवमें बता, इसमें इम्प्रूवमेंट बता, वो लोग सजेस्ट करेंगे और हम इम्प्रूव करते जाएंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे तीनों भी लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग बड़े बड़े लोग हो, पर हम तीनों की भी जर्नी 1 फॉलोअर से बनी रहेगी। हाँ, यस यस यस। 1 से 2 पे जाए रहेगी, और 2 से 100 पे जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े तीनों को भी पता है। 100 से 1000 जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, 1 लाख पे जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, उसके आगे जाने के लिए कितने पापड़ बेलने। तो सबसे बुरी जो जर्नी है ना, जो डेथ वैली है, वो तो पहले 10,000 के लिए ही है, 1 से लेके 10,000। और उसके लिए तुमने उस टाइम तक, मेरे ख्याल से जो भी बंदा कंटेंट बनाता रहेगा, उसने कभी खुद के फॉलोअर देखने ही नहीं चाहिए। और कोई किसी भी कंपटीशन में कि इसका कितना है, उसका कितना है, कोई रिलेशन नहीं है। करेक्ट। इफ़ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, यू शुड क्रिएट विथ वन मिशन। दिस इज़ माई मिशन। मतलब जिशान भाई का एक सिंपल मिशन है कि मुझे लोगों को सिखाना है, मैं सिखाऊंगा। विरल भाई का एक सिंपल मिशन है, मुझे लोगों को धंधा सिखाना है, मैं सिखाऊंगा। उस मिशन के साथ अगर तुम चालू करोगे और बनाते जाओगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है। ये समझना चाहिए कि मेरे से अगर एक बंदे का भी लाइफ सुधर गया तो काफ़ी है। राइट। ये इसके बारे में हम अभी कुछ टाइम पहले यही सेम चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे नंबर्स पे फोकस करके, ज़्यादातर जो डर लगता है ना वो नंबर्स का ही है। और वो बहुत बुरी चीज़ है। तुम्हारा रील वायरल गया कि नहीं गया, डोंट वरी, सोचो ही मत क्यों गया नहीं गया। मैंने ये बनाया था, मेरी ड्यूटी समझ के मैंने बनाया, खत्म करो उसको, वहीं पे छोड़ दो। और अच्छी बात क्या है, हाँ बोलो। हाँ, मेन फियर लोगों को वही होता है कि यार मैं आज क्रिएट करूंगा, लेकिन घर पे जाके बीवी पूछेगी कि तू आज 2 घंटा बैठ के वीडियो बनाया, उससे अच्छा मेरे के साथ घूमने आया होता तो मैं खुश होती। 2 घंटे में वीडियो बनाया, देख मैंने क्या किया, तूने कितने 40 व्यू तो आए, 50 व्यू तो आए। अच्छी बात क्या है पता है क्या, नोबडी केयर्स। हमको ना ऐसा लगता है कि दुनिया हम पे ही फोकस करती है, नहीं है ऐसा। आप वीडियो बना के डालोगे ना, नहीं दिखने वाला कोई। अगर आपने गंदा वीडियो बनाया है ना, आप लोग बोलते ना एल्गोरिदम दुश्मन है, मैं वो भी से बोला एल्गोरिदम दोस्त है। आपने गंदा कंटेंट बनाया, नहीं भेजेगा भाई वो, ज्यादा जाएगा ही नहीं ना। आपके दोस्त देखने वाले, आप उनको बोलो जबरदस्ती की देख, फिर भी नहीं देखेगा। तो इतना टेंशन लो ही मत। और तो वो दूसरे क्या कहेंगे ये वाली चीज तो छोड़ ही दो, आप सिर्फ बना के डालते रहो। अच्छा बन गया ना, एल्गोरिथम कुछ समझ में आएगा कि भाई तूने अच्छा कंटेंट बनाया, वो सबको भेजेगा। और गंदा बन गया तो उसको डेड कर देगा। तो ये तो मतलब क्या है, अपने को डरने की जरूरत ही नहीं है जरा भी, क्योंकि ऑलरेडी गेट कीपर मतलब एक रखवाला अपना एल्गोरिथम पड़ा हुआ है जो हमें सही डायरेक्शन में पुश कर देगा। करेक्ट। एक चीज सर के पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूंगा, सर ने जो बहुत अच्छे से बताया ना, गूगल के रिव्यूज आप लो, तो उसमें आज हर दुकानदार कुछ ना कुछ तो शायद डिस्काउंट नेगोशिएट करता ही रहेगा। तो क्यों एक हम गूगल रिव्यूज़ लेना चालू नहीं करते हैं? मतलब देयर आर सो मेनी पीपल जो आके मेरे पास कोई प्रोडक्ट लेंगे, उसमें नेगोशिएट करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। तो बार्गेन करना जो कि मुझे करना ही है कि हाँ ठीक है मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो हाँ भाई ठीक है इतना प्राइस कम करना ही है, लेकिन सामने कुछ कंडीशन दे दो कि एक काम कर, तू यहाँ खड़े रहे, तू मेरे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दे दे, मैं शूट करूँगा और अपलोड करूँगा, ठीक है तुझे 10% डिस्काउंट चाहिए ले ले, जो वैसे भी करने वाला था। लेकिन वो वीडियो मेरे पास आ गया, वो वीडियो जब ये गूगल पे डालेंगे तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, लोगों का ट्रस्ट मिल जाएगा। करेक्ट। तो नेगोशिएशन को, डिस्काउंट को इस तरीके से मोनेटाइज करना चालू करना चाहिए। परफेक्ट है एकदम। ये तरीका हम लोग ईज़ो में सारे दुकानदारों के साथ शेयर करते हैं कि जब भी तुमसे कोई डिस्काउंट मांगे, इवन फॉर ईज़ो भी हम लोग ये करते हैं। ईज़ो पे अगर किसी ने डिस्काउंट मांगा तो बोलते हैं ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट चाहिए क्या देता हूँ, पर इधर पहले खड़ा रहे, अच्छा वीडियो बना, वीडियो अच्छा बना के दे, तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब एक हाथ धंधे की बात है एकदम, एक हाथ ले एक हाथ दे। तो तेरे को वीडियो बना के देने के लिए कुछ नहीं जा रहा है, मेरे को भी अच्छा वीडियो मिल गया और तेरे को भी डिस्काउंट मिल गया। तो ये बात तो 100% सही है कि अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो उसके बदले कुछ तो ले लो जिसमें कि उसका कुछ भी फायदा, नुकसान नहीं है, पर मेरा फायदा जरूर है। तो ऐसी चीजें तो लोगों से कराते रहनी चाहिए। वेरी गुड विन-विन। यस।
नहीं, और ये मेरे ख्याल से अगर करना स्टार्ट किया तो ज़्यादातर दुकानदार को ऑर्गेनिकली रीच आना Organically, चालू हो जाएगा, क्योंकि आज गूगल हर किसी के हाथ में है। अगर मेरे घर के बाजू में कोई दुकान है, रेस्टोरेंट है, फिर भी मैं सर्च करूंगा। अभी कल ही हो गया, हम जुहू साइड थे, हमें कोई रेस्टोरेंट चाहिए था, जहाँ हम खड़े उसके सामने 3 रेस्टोरेंट है, फिर भी हम गूगल पे जाके स्टार्स देख रहे हैं, अरे किसका अच्छा है, किसका अच्छा है, क्या अच्छा है। राइट, ये हर किसी का मेंटल बिहेवियर चेंज हो गया है कि तुम अगर दुकान के सामने भी खड़े रहोगे ना, उस दुकान में अंदर जाने से पहले एक बार ये चेक करोगे कि दुकान के रिव्यूज कितने हैं। कुछ नहीं पता चल रहा है तुम्हें, तुम खाली ये देख रहे हो कि कितने हैं। अगर तुम्हारे रिव्यूज 500 से नीचे है ना, तो हल्के में ले रहा है तुमको, आगे वाला बंदा हल्के में ले रहा है तुमको। और जैसे जैसे आज के जेन अल्फा और जेन मिलेनियल्स, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आने वाला है। जो इसके पहले की पीढ़ी है, जिन्होंने पैसा खर्च करना अभी कम कम होता जाएगा, क्योंकि वो निकल जाएंगे, और ये लोग आने वाले हैं। ये लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि तुम्हारी अथॉरिटी कितनी है, क्योंकि वो खुद को एसोसिएट करना चाहते हैं किसी एक अथॉरिटी के साथ। पीपल लव व्हेन दे आर सबमिसिव। तुमको भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहने को अच्छा लगता है, तो लोगों को भगवान बनाना अच्छा लगता है, तो तुम लोग भगवान बनाने के लिए रेडी है, तुम बनते क्यों नहीं हो? कैसे बनोगे भगवान? अथॉरिटी बना के। और अथॉरिटी कैसे बनती है? जितने ज़्यादा लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, उस तरीके से अथॉरिटी बनती जाएगी। राइट भाई, आपने 2 बहुत पावरफुल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल बताया, अथॉरिटी और सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ ये दोनों ही आई थिंक कंटेंट क्रिएशन से हो जाता है। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन या फिर आप रिव्यू बोल लो, वो रिव्यू पढ़ रहे थे लोग, सोशल प्रूफ हम ढूंढते हैं। Correct. व्हेन वी आर कंफ्यूज वी फॉलो। करेक्ट जब भी ना हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम ढूंढते हैं कोई एक लीडर जिसे हम फॉलो कर सकें। करेक्ट। और आज के टाइम पे तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज्ड है। Yes. इतने सारे, एक और बुक है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जिसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ना आज पहले एक टाइम था चॉइसेस कम थे, तो हम ना सुखी थे। ये है एक्चुअल में ना सब ऑप्शन। हाँ, ये था, शादी भी कर रहे हैं तो माँ बाप ने कर डाला, चॉइस है। इसके ऊपर एक बुक में भी बताया गया है डेटिंग कल्चर कैसे, डेटिंग कल्चर के जैसे भी ना लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए, क्योंकि इतने ऑप्शन अब आ गए, लोगों को समझ में नहीं आता किसके साथ जाना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, इतना डेटिंग करते हुए कंफ्यूज्ड है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जहाँ पे ना एक सुपरमार्केट में जैम्स रखे गए थे। ओके। तो पहले कुछ 5 या 6 जैम्स ही थे, तब उनकी बिक्री बहुत अच्छी होती थी। उन्होंने सोचा भाई वैरायटी है, इसके जैसे बहुत बिक्री हो रही, चलो वैरायटी और बढ़ा देते। तो उन्होंने 6 के बजाय 32 वैरायटी कर डाली, और जैसी 32 वैरायटी करे, उनकी सेल्स एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो गए, क्योंकि इतने चॉइसेस हो गए थे कि लोग कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज हुए तो एक्शन ही नहीं ले पाए। करेक्ट। तो इसका भी वही अगेन काउंटर ये है कि हम उसे सोशल प्रूफ गैदर करना चालू करें। और सोशल प्रूफ गूगल रिव्यूज हो सकता है, कंटेंट्स हो सकता है। अथॉरिटी की भी बात आपने बोली, अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है कि अगर आप अथॉरिटी वर्ड वैसे ऑथर से आया है, ऑथर वो होता है जिसको एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें ज्ञान है। करेक्ट। और जब आप कंटेंट बना के अपना ज्ञान देते हो तो लोग आपको अथॉरिटी की तरह देखना चालू कर देते हैं। करेक्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मालूम क्या है भाई, आपको ना लोग इतना डरते हैं बिजनेस में, आपने बोला कि यार सालों का एक्सपीरियंस होता है बट डरते हैं बोलने के लिए, बट वहीं पे दूसरी तरफ एक बच्चा जिसने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया है, वो मोबाइल उठा के बिजनेस की सारी बड़ी बड़ी बातें करेगा और लाखों लोग उसको देखेंगे। तो ये लोगों को समझना चाहिए, आप लोग कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। मुझे लगता है अभी भी सोशल मीडिया में से बहुत बड़ा गैप है अच्छे अथॉरिटेटिव अच्छे लोगों का, जो लोग के पास बहुत ज्ञान है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन सिर्फ वो लोग आज हमें उनको नहीं जानते हैं क्योंकि उनको कंटेंट बनाने नहीं आ रहा, उनको ना अपना नाम बनाने नहीं आ रहा है। और नाम बन गया तो झक मार बहुत सारे लोग उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फालतू लोग जिन्होंने इतना अथॉरिटी, जिनकी वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, डेप्थ नहीं है, बट कंटेंट बना के उन्होंने वैसा काइंड ऑफ क्रिएट कर लिया। तो मतलब आप एक छोटा सा एग्जांपल है, निखिल कामत जी है, जीरोदा के जो फाउंडर है, वो तो अपना फाउंडर का खुद का एम्पायर बना के बैठे हुए। अथॉरिटी है बंदा, वो बैठा एक चेयर पे, 4 ऐसे लोगों को बैठाया, भाई अपन भजन कीर्तन चालू करते हैं, 4-4 घंटे के भजन कीर्तन कर रहे हैं, लोग धड़ल्ले से देख रहे हैं। और कितना टाइम में, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब नॉट कीपिंग द ट्रैक, बट द पॉइंट हियर इज कि जैसे ही तुम्हारा जो नॉलेज है, जो तुमने 10 साल 20 साल से लेके रखा हुआ है, जब तुम पब्लिक के सामने शेयर करना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली जाएगा वो। तो फील कंफर्टेबल कि जो चीज़ मैं मेरे नेचुरल लैंग्वेज में लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ये मत देखो कि मेरा थोबड़ा कैसा है, ये मत देखो कि मेरी आवाज़ कैसी है, मेरा गंजा है नहीं है, कुछ नहीं। जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम अपने कस्टमर के साथ बात करते हो, वही बात अगर कैमरा के सामने चालू कर दोगे तो तुम्हारे जो कस्टमर्स है वो तुम्हारे साथ रेजोनेट करना चालू हो जाएंगे,
और उसकी जब चेन बनेगी तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट तुम्हें धंधे पे दिखना चालू हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ये चीज़ आई डोंट नो मैं प्रॉपर रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन एक जगह पर मैंने सुना था कि अगर शार्क टैंक के अंदर ये सब शार्क्स की जगह पर अगर मुकेश अंबानी, अडानी, टाटाज ये लोग आके बैठ गए तो क्या लेवल का फिर वो गाइडेंस दे पाएंगे सामने वाले को। करेक्ट। तो मतलब सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो नेशनल टीवी पे आकर के इस तरीके से बोलने लगे कि हाँ यार तेरे धंधे में ये प्रॉब्लम है, तुझे ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, तो राइट वही नहीं, मेरे ख्याल से वो भी है। देखिए, धंधे वाले का सबसे बड़ा अगर कुछ एसेट है ना, वो है टाइम। एवरीबडी हैज़ लिमिटेड टाइम। रतन टाटा जी के पास भी लिमिटेड टाइम है, मुकेश भाई के साथ भी लिमिटेड टाइम है, तो वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे। फॉर्चुनेटली ये जो शार्क्स बैठे हुए हैं उन्होंने खुद का टाइम निकाला खुद के धंधे से। अब उनके कुछ मतलब बोलने वाले तो और भी बोलेंगे कि यार उनका कुछ मतलब पर्सनल ये है वो है, ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ कि खुद ने भाई ने अपना टाइम निकाल के बैठा और एक किसी को जो भी ज्ञान दे रहा है आगे वाले को, वही ज्ञान पूरे भारत को जा रहा है। तो भारत में आज मेरी माँ शार्क टैंक देखती है, बीवी शार्क टैंक देखती है, और उन लोगों को वो जो एक मतलब मराठी लोगों में धंधे को देख के ऐसा, अरे यार क्यों, अपना काम नहीं है, सिंपल रहता है। किसी ने अगर बोला कि चल धंधा चालू करने का है, अरे अपना काम नहीं है, वो अपना काम नहीं है। पर वो जो एक कल्चर आया ना टीवी पे देख के, शार्क टैंक को देख के, वो अच्छा कल्चर आया हुआ है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू दिस पीपल एज वेल कि उन्होंने उनका जितना भी एक्सपीरियंस है उन्होंने भी अपना धंधा बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और दीज आर न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। वो जब उनके एज के हो जाएंगे, अंबानी और रतन टाटा के एज के हो जाएंगे, उनका भी एम्पायर बड़ा बड़ा होने ही वाला है। राइट, और उनका पर्सनल ब्रांड इस हिसाब से भी बन ही रहा है। करेक्ट, क्योंकि बहुत सी बड़ी चीज़ें लोग के साथ भी अभी हो ही सकती है। यस। करेक्ट। मराठी फैमिली से याद आया, आप मराठी हो या मारवाड़ी हो? क्योंकि ज़्यादातर तो आपके कंटेंट मारवाड़ीज़ के ऊपर रहता है। नहीं, मैं मतलब एक रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बहुत ही अच्छी किताब है, तो उसमें वो दो पहलू है, तो वो मराठी और मारवाड़ी का दो पहलू है। रिच डैड पुअर डैड, मराठी डैड मारवाड़ी डैड, वो वाला पार्ट है। तो मैं मेरे कस्टमर से सीखा हूँ मारवाड़ी और मेरे फैमिली से सीखा हूँ मराठी। दोनों भी अपने अपने जगह पे अच्छी है। क्या डिफरेंस फाइंड आउट करते हो आप दोनों के बीच में? बहुत सारे डिफरेंसेस है कि मराठी फैमिली में करेज को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। मतलब जो अंदर से जो गर्म खून वाला रहता है ना, कि कुछ भी ऐसा वाला रहता है, और मारवाड़ी फैमिली वाला हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो धंधे में ऐसा है कि जहाँ से भी धंधा बने वहाँ पे उसको बाप बना लेना चाहिए। तो मारवाड़ी फैमिली का मतलब ये रहता है, और मराठी फैमिली का ऐसा रहता है, अरे तू माझा असा कसा म्हटला। तो वो वाला हर कोई अपने अपने जगह पे ठीक है, पर आज के लिए जो दुनिया डिमांड करती है वो ये है कि तुमको धंधे की तरफ जाना पड़ेगा। हम्बलनेस ज़्यादा होनी चाहिए, स्मार्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए, हम्बलनेस। सही बात है। पैसा जहाँ से आया उसको नमस्कार करो। हाँ, किसी ने तो बोला था, तुम्हारे पॉडकास्ट में मैंने सुना था क्या, मतलब धंधा करना है तो मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ रख के, तुमने बोले थे ना? वो तो कहावत है, मैंने तो नहीं बोला था, मैंने खाली रिपीट किया था कि अगर धंधा करना है तो मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ होना चाहिए, तभी धंधा करना चाहिए, नहीं तो धंधे की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। अभी तो हम लोग खाली टाटास को और अंबानीस को जानते हैं कि जिन्होंने पैसा बनाया, लेकिन जगत सेठ करके है जो कि उसके पहले थे, वीरजी बोरा थे जो उसके भी पहले थे। ये लोग उस टाइम के टाटा और बिरलास थे जिन्होंने इतना पैसा कमाया कि अंग्रेज उनसे लोन लेते थे। तो उनकी जो लर्निंग्स है वो सारी की सारी चोपड़े में कहाँ पे जमा है, वो उस फैमिलीज में जमा है जहाँ पे उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। आप अगर ये देखोगे कि मुगलों के टाइम पे कौन धंधा करता था, तो मारवाड़ी जनता धंधा करती थी। अंग्रेज़ों के टाइम पे भी कौन धंधा करता था, मारवाड़ी से धंधा करते थे। आज भी कौन धंधा करता है, मित्तल ले लो, बंसल ले लो, धंधा कौन करता है, मारवाड़ी करता है। क्यों करता है? क्योंकि बचपन से ही उस तरीके की परवरिश हो जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है। और प्रोग्रामिंग क्या है? आदमी के लिए प्रोग्रामिंग है कहानियाँ। तुम अगर एक बार कहानी सुनोगे तो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगी। तो वो प्रोग्रामिंग बचपन से ही चालू हो जाती है। करेक्ट। और ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार रेज होता है कि वहाँ पर मारवाड़ीज़ में एक चीज़ क्या होती है कि बचपन से ही बच्चे को धंधे के बारे में सिखा देना चालू करते हैं, जबकि बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अरे नहीं बेटा तेरा तो
पढ़ने का टाइम है, तो एक काम कर, एजुकेशन कंप्लीट कर ले, बाद में तू पापा के बिजनेस में। इनफैक्ट अभी बहुत सारे फैमिली रन बिजनेस में बच्चे आना नहीं चाहते, क्योंकि शायद उन्होंने वो स्ट्रगल देखा, रहे यार पापा तो यार ऐसे ही कर दे यार, छोड़ यार, नहीं यार मैं कुछ और करूँगा, ये बिजनेस नहीं करना है मुझे यार। नहीं, अरे दूर क्यों जा रहे हो भाई? जो तुम भुजिया खाते हो हल्दीराम की, आज वो भुजिया भी बिक गई अमेरिका के हाथों। तो बच्चे ने बोला कि मेरे को बाप का धंधा नहीं करने का है, तो बिकेगा। लोग समझ रहे नहीं, मतलब जो वो होता है कई बार, जो हमारे पास हमें विदाउट स्ट्रगल मिल जाता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। तो आई थिंक ये हैप्पीनेस एडवांटेज का बुक का भी मैंने बताया था ना तुमको, कि लोग कई बार हमें लगता है हम कुछ अचीव कर लेंगे तो खुश होंगे, बट लोगों को खुश होना पहले स्टार्ट करना चाहिए कुछ अचीव करने के लिए। और उसमें ना वो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन बोला गया था बेसिकली, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जिलों का बिजनेस ऑलरेडी है, आप अप्रिशिएट करो कि वो बिजनेस ऑलरेडी बना है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको मालूम होता है कितना मगजमारी करनी पड़ती है बिजनेस खड़ा करने के लिए। द हार्डेस्ट स्टेप इज़ द फर्स्ट स्टेप, जो काइंड ऑफ आपके माँ बाप ने अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लिया तो भी आप हमेशा पॉजिटिवली दे, नहीं देखा तो आप पहले इंसान बनना जो वो फर्स्ट स्टेप ले रहा है। और टू बी ऑनेस्ट वो स्टेप लेने का मज़ा अलग ही रहेगा। करेक्ट। वो वैल्यू कर पाना, वो सब चीज़ जब आप खुद से कुछ बिजनेस बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, अभी मैं गौरव से बात भी कर रहा था, उन्होंने भी बताया ना कितना, मैं पूछा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोले बहुत मज़ा आ रहा है ना। बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपने जो बात की ना, मैं एक सेंटेंस में कहना चाहूँगा कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन इज स्टार्टेड बाय वन पर्सन इन फैमिली हु इज़ टेकिंग रिस्क। जनरेशनल वेल्थ इज क्रिएटेड बाय ओनली वन रिस्क टेकर इन द फैमिली। एक बंदा बगावत करता है, बोलता है कि मेरे को ये दुनिया नहीं चाहिए, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं या इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ। वो स्ट्रगल करना चालू करता है, वो रिस्क लेना चालू करता है, और वो पूरे फैमिली को ऊपर लेके जाता है। धीरूभाई अंबानी लाइव एग्जाम्पल। यस, एक रिस्क टेकर चाहिए बस फैमिली में, एक रिस्क टेकर। ये इसलिए मैंने बहुत पावरफुल कोट सुना था, इफ़ यू डोंट वांट टू सी द प्राइस टैग, स्टॉप सीइंग द टाइम यू टेक टू वर्क, ऐसा कुछ तो था। तो अगर आपको प्राइस टैग देखना बंद करना है तो आप काम का कितना टाइम लग रहा है वो देखना बंद कर दो। और वो सब चीज़ करने के लिए एक अनसर्टेनिटी का भी प्रिंसिपल होता है, और उसके अंदर एक चीज़ बताई गई थी, कैसे जो लोग सुपर रिच होते हैं ना, वो लोग है ना अनसर्टेनिटी से प्यार करते हैं, और गरीब लोग है ना यूजुअली सर्टेनिटी में फंस जाते हैं। जैसे जो कई बार मुझे इतने पैसे चाहिए, वो सर्टेनिटी चाहिए, तो वो सर्टेनिटी के पीछे जब तक भागते हैं लोग गरीब रहता है। लेकिन जो बिजनेस ओनर्स रहते हैं ना, उनका वो एक्स फैक्टर ये रहता है, वो लोग अनसर्टेनिटी से कंफर्टेबल हो जाते हैं। कि अभी कल हम धंधे वाले लोग, हम सबको पता ही होगा कि यार कल अगले महीने कितना है हमको नहीं मालूम, हाँ। ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, वो अनसर्टेनिटी हम रहते हैं, और वी आर कंफर्टेबल विद इट, दैट्स व्हाई वी आर अर्निंग सो मच। बट लोग जब तक इतनी सर्टेनिटी के पीछे भागते रहते तो वो नहीं हो पाता फिर। वो कहावत है ना, धंधा तो धंधा है, धंधे में होते रहता है। तो ये बच्चों को बिजनेस में लाने के लिए राइट एज क्या होना चाहिए फिर, और किस तरीके से लाया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर श्योर, वो बंदा सीईओ पैदा हुआ है कि नहीं अपने को नहीं पता। भारत में ही सबसे अच्छा उदाहरण है, एक ही बाप के दो लड़के, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। दोनों को जब मिला था तो इक्वली मिला था, शायद दूसरे को ज़्यादा मिला था, बट जिसको कम मिला था ऊपर लेके गया, दूसरा नहीं लेके गया। तो तुम उनके सामने रखो, और जो उसकी इच्छा होगी वो आगे करेगा। अपन उस पर मतलब तुम अगर उसको पुश करने का ट्राई करोगे कि तू कर, तो उल्टा ज़्यादा दूर भागेगा। तुम उसको बोलते तेरे को नहीं मिलने वाला, तो छीन के लेगा कि तू बाजू हट, मैं लेता हूँ। साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, सब साइकोलॉजी का गेम है। अमेजिंग अमेजिंग। सर आपकी जर्नी के बारे में और जानना है, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? सर से तो मैंने बहुत बातें की, सर की जर्नी 8 साल की समझी, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे ईजो स्टार्ट किया, कैसे अब तक ग्रो किया? मतलब ईजो से पहले, बहुत पहले स्टार्ट होती है कि जब मैं छोटा था, अकोला में था, तो घर में धंधे का माहौल नहीं था। मतलब मेरे पिताजी जॉब करते थे, माताजी घर चलाती थी, एक छोटा सा एनजीओ था उनका, वो चलाती थी। पर जब भी मैं किसी को देखता था तो ऐसे लगता था कि मेरे को ऐसे बड़ा आदमी बनने का है। मतलब हमारे यहाँ पे मारवाड़ी थे बहुत सारे, अकोला में धान का धंधा चलता है, मतलब दाल मिल के लिए बहुत फेमस है। तो उन लोगों को जब देखता था तो ऐसा लगता था कि इनके जैसा बनना है। और क्यों बनना है पता है क्या? क्योंकि जब भी लंगर लगता था मंदिर में तो सबसे ज़्यादा दान देने वाले वही थे। बोले अपन क्यों नहीं दे सकते? तो मेरे ख्याल से जब मैं हाइंडसाइट जब सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में धंधा कब आया, तो धंधा उस टाइम पे आया था कि कोई बंदा जब दान दे रहा है तो अपन क्यों नहीं दे सकते, वहाँ से आया शायद, मुझे नहीं पता।
पर फिर वो होता था कि घर पे जब 1 किलो की शक्कर आती थी तो उसको 100-100 ग्राम का बना के मैं मेरी मौसी को, नाना को, चाचा को बेच के आ जाता था तो वहाँ से चालू हुआ। फिर जब जैसे जैसे बड़ा होते गए तो वैसे वैसे वो चीज़ निकलती गई और पढ़ाई का प्रेशर बनते गया। यहीं पे मुंबई में जब पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर में मैंने पैसा चखा था। फर्स्ट ईयर में रोज़ डे आया था हमारे यहाँ पे, और एक छोटे से गांव का बच्चा मुंबई में आ रहा है, सब चकाचौंध देख रहा है। रोज़ डे आया। रोज़ डे के दिन कॉलेज में एक गुलाब का फूल जो 1 रुपये का मिलता है वो 50 रुपये का बिक रहा था। बुद्धि चकरा गई मेरी, मतलब कोई ऐसे कैसे सोच सकता है कि मैं 50 रुपये का फूल खरीदूँ और एक नहीं 5-5 खरीदूँ और मैं मेरे दोस्त को दे दूँ। मैंने बोला यार ये तो मुंबई है यार, माया नगरी है, कुछ भी हो सकता है इधर, कुछ भी बेच सकते हो तुम। तो मैं शांत बैठा। 1 साल निकल गया, फिर से रोज़ डे आया, दादर गया, दादर से 2000 फूल उठाए, कॉलेज में रखे, 9 बजे पे पाकड़े पे रखे थे। 10 साढ़े 10 बजे तक सारे के सारे फूल 25,000 रुपये, 25 रुपये में एक, ऐसे 50,000 में बेच दिए थे। तब जाके मैंने पैसा चखा और ये समझ में आया कि इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ जहाँ पे राइट टाइम पे होनी चाहिए, जब वो होती है तो 1 रुपये की चीज़ 25 रुपये में, 50 रुपये में बेची जा सकती है। ये धंधे का पहला नियम है कि कौन सी चीज़ बेची जा सकती है, कब बेची जा सकती है और कितने में बेची जा सकती है। ये जब तुमको समझ में आएगा तो तुम्हारा धंधा खड़ा हो गया। ये पहला लेसन था धंधे का। पर हालात कुछ ऐसे बने कि मैं धंधा तुरंत नहीं चालू कर पाया, जॉब करना पड़ा, जॉब करना चालू कर दिया और रोज़ दादर से कल्याण ट्रैवल करता था। तो फिर भी दिमाग में चल ही रहा था, सर के वीडियोस देखता था कि यार धंधा कैसे चालू करने का है। तो और वो किताब भी पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, वो दिमाग में चल ही रही थी। मतलब रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है उसका, किताब का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है कि कैसे करे कैसे करे। और मेरा लकीली जॉब भी ऐसा था कि लोधा में जब मैं था तो जो नए वेंडर्स आ रहे हैं इंडिया में, जो अच्छे बिजनेसेस है, उनको हमारा वेंडर, लोधा का वेंडर कैसे बनाया जाए। तो जब इंटरव्यू करता था या फिर लोगों को मिलता था तो बिजनेस पर्सन से ही मिलता था। तो बॉस के साथ बात करता था कि सर कुछ धंधा चालू करने का है, बताओ क्या करने का है। तो उन्होंने आउटराइट बोल दिया, बोले तू कैसे करेगा, तेरे को तो बेचना ही नहीं आता, धंधा करने के लिए तो बेचना आना चाहिए। तो ऐसे लगा कि किसी ने ज़ोर से चमाट मार दी, एकदम कान गर्म हो गया, मतलब कैसे करे क्या करे। तो अचानक से ऐसे एक आइडिया आया कि अपना रोज़ का 2 घंटा वेस्ट हो रहा है दादर से लेके कल्याण जाने के लिए। तो वहाँ पे मतलब उस टाइम 2012-2013 की बात है, इंटरनेट था नहीं, लोग टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स भी नहीं था, लोग किताबें पढ़ते थे या मैगजीन पढ़ते थे। उस टाइम पे मैंने मैगजीन लोकल में बेचना चालू कर दी। जब बेचने के लिए गया, आइडिया तो अच्छा था कि भाई 10 रुपये की खरीदेंगे, 20 रुपये की बेचेंगे। फिर से इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज वाली बात आ गई कि लोकल में कोई दूसरा तो बंदा है नहीं जो मैगजीन बेच सकता है, मैं ही हूँ, लोग खरीदेंगे और लोगों को चाहिए कुछ टाइम पास करने के लिए। पर जब खड़ा रहा ना बेचने के लिए, तो भाई वो सेम कहानी कि जब तुम पहला वीडियो बनाते हो, पहली फ़ोटो खिंचाते हो तो अच्छा लगेगा क्या, बिकेगा क्या। 3 दिन ऐसे ही किताबें लेके, मैगजीन लेके मैं घूम रहा हूँ, नहीं हुआ। सोचा यार अपने से नहीं होगा, जाने दे, छोड़ दे, कुछ दूसरा देखते। तो कैसे तो मतलब वो इनहेरेंट है ऐसा कि नहीं चाहिए तो चाहिए वाला पार्ट, बोला एक बार करके ही देखते। निकाली मैगजीन मैगजीन मैगजीन, डर निकल गया भाई, उड़ गया डर। एक ही झटके में 100 लोगों ने मेरे तरफ देखा। सोशल मीडिया उस टाइम का क्या आवाज़, बुलंद आवाज़, मैगजीन मैगजीन मैगजीन, 100 लोगों ने देखा। इसी एक नज़र 100 में से 5 लोगों ने ऐसे आंखों से बोल दिया भाई आना मेरे पास, लूँगा मैं। हो गया सिर्फ, हो गया धंधा शुरू। सो इंस्पिरेशन। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, मतलब। और ये आज भी रोंगटे खड़ा करता है मेरे सामने जब मैं वो देखता हूँ कि कैसे मैंने वो स्टार्ट किया था। कुछ नहीं था। और मैं जब भी बोलता हूँ तो यही बोलता हूँ कि अगर धंधा, अब तो खैर धंधा अच्छा खासा सेट हो गया है, सब चंगा चल रहा है, पर जो भी बंदे को धंधा चालू करना है तो धंधा ऐसा चालू करो कि एकदम छोटे से चालू करो, एकदम ही छोटे से चालू करो। तुमको अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो तुमको वानखेड़े स्टेडियम पे पहले दिन पे कोई खड़ा नहीं करने वाला। कहाँ खड़ा करेगा तुमको? गली क्रिकेट। तो पहले गली में छक्के लगाना चालू करो, डिस्ट्रिक्ट पे छक्के मारो,
स्टेट में छक्के मारो, रणजी में छक्के मारो, फिर तुम्हें इंटरनेशनल में जगह मिलेगी। वैसे ही तुम्हें धंधे में सबसे पहले ठेला ही डाल के धंधा चालू करना चाहिए। ठेला डाल के अगर पहला ठेला नहीं चला 50,000 का ही नुकसान है, दूसरा ठेला नहीं चला 50,000 का ही नुकसान है, लेकिन अगर तीसरा ठेला चालू हो गया तो वहाँ पे दिन का 50,000 का गल्ला है। और एक बार तुमने अगर कस्टमर की साइकोलॉजी समझ ली और ये देखा कि कस्टमर के जेब से पैसा उठ के मेरे जेब में कैसा जाता है, वही धंधे का नियम है। और ट्रांजैक्शन वो अगर तुमने सीख लिया, अगर ठेले पे सीख लिया, तो वही ठेले को दुकान में बदली करो, दुकान को शोरूम में बदली करो, शोरूम को ब्रांड में बदली करो, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन शुरुआत करो ठेले से, क्योंकि ठेला अगर 5 बार भी ख़त्म हो जाएगा ना, तुमको भी कोई टेंशन नहीं है। बट गलती ये कर देते हैं लोग कि पहले ही दिन पे मेरे को 100 नौकर चाहिए, बड़ा शोरूम चाहिए, शोरूम 1 साल के लिए तो चलता है, फिर ताला लग जाता है और फिर बोलते हो कि धंधे में दम ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट मेरे को अच्छा लगता है। मतलब मेरे से अगर कुछ समझना है, मेरे जर्नी से अगर कुछ समझना है, तो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे, वॉट एवर वेयर एवर यू आर, स्टार्ट देयर, और फिर धंधा करना चालू कर दो। राइट। एक लाइन इसको यही बोल सकते हैं ना, थिंक बिग चलेगा बट स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल। और है ना वो इम्पोर्टेंट भी, आपने बोला डायरेक्टली वांगड़े पे नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए भी। करेक्ट। क्योंकि आप ना डिजर्विंग हो, और अगर आप पहुंच भी गए तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो आप, जिसने गली से स्ट्रगल करके मतलब उतना टैलेंट, टाइम दिया, मास्टरी अचीव किया है, मैं भी उतना टाइम दिया है। कई बार लोग बोलते हैं ना पहला वीडियो वायरल हो जाए, नहीं होना चाहिए पहला वीडियो वायरल। अगर पहला वीडियो वायरल हो गया तो आप शायद बहुत गलत चीज़ों के लिए जाने जाओगे। कई सारे लोग हैं जो वायरल हो चुके हैं, लेकिन वो लोग कितना भी अच्छा कंटेंट बाद में बना ले, हम है ना उनको गलत चीज़ों के लिए याद रखेंगे, जो वो पहला था, जो पहली चीज़ थी, या जो ख़राब चीज़ के जिससे एसोसिएट हो गया था। तो बेटर ये है ना हमें स्लो प्रोग्रेस की तरफ। आज के टाइम पे सबकी प्रॉब्लम ये है, सबको फास्ट चाहिए, हर चीज़ सबसे इंस्टेंट चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है ना सक्सेस के लिए आप स्लो ग्रोथ सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक्वायर करके समझ भी पाओगे क्या करना है, कैसे करना है। एक बंदे को एक साथ 10 करोड़ दे देंगे, नहीं कर पाएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, और वो सब कुछ बर्बाद कर लेगा, अपनी लाइफ भी बर्बाद कर लेगा, अपने रिश्ते भी तोड़ लेगा शायद से। बट अगर वो 1 लाख कमा रहा है, पहले 50,000 कमा रहा था तो 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, वो समझ पाएगा कि कैसे पैसे को संभाला जाता है। तो वो बोलते हैं ना, फर्स्ट मिलियन इज ऑलवेज द हार्डेस्ट बट द सेकंड इज इनएविटेबल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब फर्स्ट मिलियन आप कमाने जाते हो, कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो पूरे प्रोसेस में वो जो इंसान बन रहे हो, जो आपकी सोच बन रही है, आप जिस तरीके के एक्शन ले रहे हो, वो आपको मिलियनर बनाता है। इसीलिए सेकंड मिलियन कमाना इनएविटेबल हो जाता है, क्योंकि वो इंसान आप पहले मिलियन में बन चुके हो, और वो चीज़ लोग नहीं समझ पाते कई बार। सही है, परफेक्ट है भाई, एकदम अमेजिंग अमेजिंग। वो ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहता है। पहले तो एकदम ही स्लो रहेगा कि प्रोग्रेस हो भी रही है कि नहीं हो रही है, पर जैसे प्रोग्रेस होना चालू हो जाएगी तो ऐसे ऊपर उठना चालू कर दोगे कि पीछे मुड़ने देखने का टाइम भी नहीं मिलेगा। राइट। और ज़्यादातर लोग हैं ना, वो जब तक स्टेट चलता रहता ना, तब उतने में ही क्विट कर लेते कि नहीं यार मुझसे डेथ नहीं वैली, होना। उसको डेथ वैली बोलते हैं, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसके ऊपर ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ था, मास्टरी बुक में आई थिंक सो मैंने पढ़ा था। एक ग्राफ होता है टाइम वर्सेस एफर्ट का। हमें कैसा लगता है ना, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जितना हम लोग एफर्ट डालेंगे उतना हमें ऐसा सक्सेस मिलती जाएगी, रिजल्ट्स मिलते जाएंगे जितना हम एफर्ट डालते जाएंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, 1 लाख कमाऊंगा, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, बट ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी कैसी होती है पता है? आपने कोई चीज़ चालू की है, शायद से लकीली अगर आपको पहले रिजल्ट्स मिल जाएगा, थोड़ा सा पीक आएगा, बट उसके बाद फिर डाउनफॉल आएगा। अगर आपने 50,000 कमाया ना, उसके बाद आप शायद 20,000 कमाने लग जाओगे, और बहुत टाइम तक शायद आप 20,000 ही कमाओगे, उससे गंदा कमाओगे। उसको बोलते हैं प्लेटो। वो प्लेटो रहते हैं, और फिर अगर आप टिके रहोगे तो उसके बाद वापस एक जंप आएगा। मैक्सिमम लोग हार क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि लोग ग्राफ नहीं समझते एफर्ट वर्सेस रिजल्ट्स का। उनको लगता है मैं एफर्ट डालता रहूँगा, मुझे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हम सब इसके गवाह हैं। हम लोग एफर्ट डालोगे, रिजल्ट मिलेगा, फिर खराब होएगा, बहुत टाइम तक शायद उतना कुछ नहीं होगा, बोरिंग होएगा, लेकिन एक जंप आएगा वापस से, और वो जंप आएगा तो आपको ऊपर लेके जाएगा। और ऐसी ग्राफ धीरे धीरे आप देखोगे लॉन्ग टर्म में ना, तो वो ग्राफ आपको ऊपर 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 लेके जाता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग प्लेटो में बोर हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। आपको अपने को वो गिव अप नहीं करना चाहिए। आई थिंक पर आपने जो बात कही ना, वो एकदम ही सही है। मैक्सिमम दुकानों में या फिर आप अगर धंधे में जाओगे तो ऐसा चलता है कि वो देखेगा कि दूसरे का ये चल रहा है क्या। मान के चलते कि मेरा चाइनीज़ का रेस्टोरेंट है, मेरा ठीक ठाक चल रहा है, मेरा 20-30 हज़ार रुपये का गल्ला दिन का बनता है, लेकिन आगे वाले का आइसक्रीम का दुकान है, और आइसक्रीम की दुकान दिन का 2-3 लाख रुपए छाप रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यार मेरा 20-30 हज़ार का क्यों होता है, उसका 2 लाख का 3 लाख का क्या होता है। मैं एक काम करता हूँ, चाइनीज़ को हटा देता हूँ और फिर
आइसक्रीम का डाल देता हूँ। अब जो 20-30 हज़ार का हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, अभी 2-3 हज़ार पे आ रहा हूँ। क्योंकि जब प्लेटू आया तो मैंने छोड़ दिया, मैंने ये नहीं देखा कि जो मेरे पास अच्छा है उसको मैं एनहांस कैसे करूँ। राइट। तो उसी लेवल पे अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन जंपिंग फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर। राइट। लेकिन इसमें समझे कैसे कि भाई अभी और कितना रुकना है या अभी रुकना है कि नहीं रुकना है। कभी कभी ये भी होता है कि रॉन्ग डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ। मतलब एक है कि प्लेटो आ गया तो चलो आप कंसिस्टेंट जा रहे हो तो सब्र करो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इसलिए ये है ना, मेंटर होना ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि ना हमको पता नहीं, हम कई बार ना ऐसे गलत डायरेक्शन में होता है। अभी जैसे मेरे से भाई बिजनेस में आ गया है तो मेरे को बेटर होएगा ना कि मैं माथा पौड़ी कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर लूँ कि भाई देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि एक सेकंड ओपिनियन ले लो। और एक और चीज़, आप अंदर से भी आपकी आवाज़ आ रही है। कई बार है ना हम एकदम अंदर से ख़त्म हो जाता है। अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा भी पैशन नहीं बचा ना अपने धंधे को लेकर, प्यार एकदम ही ख़त्म हो चुका है, तो मेरे हिसाब से तब आप सोच सकते हो क्विट करने का। बट तब भी मैं बेटर बोलूँगा एक बार मेंटर से, कोई जो आपसे आगे ना, उससे एक बार सलाह ज़रूर लेना क्विट करने से पहले। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हो सकता है आपकी छोटी मोटी गलतियाँ ही कर रहे हो। कई बार मैंने नोटिस करा कि ना, आपने भी नोटिस, आप तो इतने सारे धंधे वालों से बात करते हो, वो लोग कुछ छोटी मोटी गलतियाँ करेंगे, आपने शायद से 1-2 एडवाइस दे दी होगी जिसके वजह से उसका अच्छा शूटअप हो गया होगा। मेहनत तब भी कर रहा था लेकिन कुछ गलत डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहा है वो। जैसे आपने भी गूगल वाले पे हमने जो एग्जाम्पल दिए, उसमें इतना भी एफर्ट नहीं है, लेकिन अगर वो करना चालू कर दे तो धंधा कितना ऊपर चले जाएगा। शायद से उसके पास हर चीज़ अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, रेस्टोरेंट अच्छा है, खाना अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, लेकिन रिव्यू ही नहीं है। भाई बाजू वाले का जो रिव्यू है वो शायद से 10,000 रिव्यूज़ है, उसने एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ किया, सबसे रिव्यू लेता है, सबको वो कुछ दे देता है, डिस्काउंट दे देता है स्पेशल, या मैं भी सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता है। एक चीज़ की कमी थी और आपने शायद अब आपने बोले आप क्विट कर देता हो क्योंकि मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। इसीलिए अगेन मुझे लगता है ना, मेंटर्स, बुक्स, ये सब थोड़ी बेटर होती है। ये कब क्विट करना है नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। और जिशान भाई ने जो एक वर्ड में बोला था ना, उसी को एक्सपांड कर देना चाहिए कि तुम्हारे दिल में आग है कि नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि धंधा वही करना चाहिए कि जो तुम्हें एनर्जी दे। 2 तरीके से जब आप काम करते हो ना, 2 तरीके से एनर्जी जाती है। एक काम ऐसा होता है जो तुमसे एनर्जी मांगता है, जब तुम काम करने के लिए बैठते हो तो तुमको थकान महसूस होती है। वही दूसरा काम होता है जब वो तुम काम करते हो तो तुम्हें इतनी एनर्जी मिलती है कि ऐसा लगता है कि ये काम खत्म ही नहीं होना चाहिए, मैं करते रहूँ। व्हाट इज हैपनिंग? यू आर इन रेजोनेंस विद द वर्क। दैट वर्क इज गिविंग यू एनर्जी, यू आर नॉट गिविंग एनर्जी टू द वर्क। और जब वो होता है ना तो अलग ही कुछ चीज़ चल रही है, तुम उस दुनिया में हो ही नहीं, तुम अलग ही जगह पे हो, परमानंद में हो, तुम एस्टेसी में हो। और वैसा जब काम होता है ना तब तुम्हें मजा है, तब तुम्हें मतलब आजू बाजू के लोगों को दिखेगा कि अरे ये चल क्या रहा है, मतलब यू आर सो एनर्जेटिक। राइट। तब तुम उस पाथ पे चलते रहो। लेकिन और मैं तो दूसरा भी बोलता हूँ कि अगर तुम में वो है नहीं ना, मतलब आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाओगे और जब वो ओक रहता है ना, बड़ी सी आग रहती है, और वो ओक को जब तुम ऐसा उठा रहे हो तो दिन में 10 से 20 बार छोटे छोटे छींटे आके ऐसे पड़ते हैं हाथ पे, तुम्हारा हाथ जलता है। उस बंदे को अगर उस काम से प्यार नहीं है ना, उस वोक से प्यार नहीं है, उस आग से प्यार नहीं है, वहाँ पे आदमी 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। पर जिस बंदे को मजा आता है ना, यही मेरा पैशन है, वो चटके उसको चटके नहीं लगते, उसको एनर्जी दे रहे हैं ना भाई, राइट। तब तुमने वो काम कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे ही धंधे में जाना भी चाहिए। तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि अभी टाइम है क्या, टाइम के साथ चेंज 100% होना चाहिए, पर 100% धंधे का चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ जो इनोवेशन आ रहा है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, पूरे धंधे को नहीं चेंज करना चाहिए। पिवट। और ये जो बोला जाता है ना कि फेल फास्ट, तो वो स्टार्टअप वाला जो माइंडसेट है वो 100% छोड़ देना चाहिए। स्टार्टअप में पैसा कुछ लोगों का बनेगा, मतलब एक ही बंदा सचिन तेंदुलकर बनेगा। भारत में अगर 1 लाख लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना चालू कर दे, एकदम कड़क है, सबके सब कड़क है, तो क्या 1 लाख लोग भारत के लिए खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते, क्योंकि वहाँ पे खाली 11 लोगों के लिए ही जगह है। पर धंधे का उल्टा है, धंधे में अगर 1 लाख लोग अगर अच्छा कर रहे हैं तो 1 लाख लोगों का भी धंधा चल सकता है। अगर 5 लाख लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए 6-6, 7-7 साल लगा देते हैं, जान झोंक देते हैं उसमें, उतना ही मेहनत, मतलब कितना जिगरा है, सोचो ना यार, बंदे में कितनी पैशन है कि एक एम के लिए बंदा 7 साल सेम चीज, सुबह 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक एक ही एक चीज कर रहा है। उतने पैशन के साथ 5 लाख लोग अगर धंधा करना चालू कर दे, इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करना चालू कर दे, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि इन 5 लाख लोगों को पता है कि ऊपर
खाली 100 ही IAS बनने वाले हैं, उसके ऊपर तो नहीं बन सकते। पर धंधे का नियम ऐसा नहीं है कि 100 ही है, जितना मर्जी करो, जितना मर्जी पड़े, उतने भी धंधे अगर चालू हो जाएंगे। तुम अगर धंधे को पैशन से चला रहे हो, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा धंधा चलेगा। राइट, ये आप थोड़ी ना गहरी बात है, मतलब सब है ना समझ नहीं पाते कई बार ये चीज़, पैशन वाली चीज़ है ना, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए कई बार रिलेट कर पाना, क्योंकि उन्होंने शायद अभी तक फाइंड आउट नहीं किया। मतलब जिन्होंने नहीं समझा वो नहीं समझ पाएंगे, फील नहीं किया, नहीं कर पाए। भगवान को देखना, जो जिसने देखा है उसी को समझता है कि भगवान दिखते कैसे है। तो वो कई बार वो कन्फ्यूजन लोगों के अंदर कई बार रह पाता है। पैशन से रिलेटेड ना मेरे को भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर पूरा कोर्स ही बनाया था। तो लोग भाई कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है ना, उसका आंसर ये सेल्फ अवेयरनेस में, जैसे मैंने बताया था ना, आप अपने आप को जानना चालू करो, अपने आप को पहचानना चालू करो, आपको पसंद क्या है। कई बार लोग ना उतना टाइम भी नहीं निकालते कि उनको पसंद क्या है। ये जैसा आपको पसंद मतलब समझ में आ गया ना, मेरे को मजा आ रहा है भाई, बोला मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एड्रेनल रश है भाई, मेरे को मजा आ रहा है। वो बहुत लोग को नहीं मिल पाता। कई बार लोग सिर्फ ड्राइव कर रहे होते हैं, सिर्फ ऐसा फोर्स कर रहे होते हैं, और वो इतना इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब जो बात की थी, खैर उसके बारे में नहीं जाएंगे, कि वो लोग फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं ज़िंदगी में। और कई, जैसा आपने UPSC का एग्जाम्पल दिया, कई बार वो लोग कर रहे हैं, वो है नहीं, बट वो लोग पुश कर करके उनसे कराया जा रहा है, या फिर वो लोग सुपरफिशियल, उनको लगा कि भाई नाम इज्जत पैसा मिल जाएगा, और इसके जैसे वो लोग एकदम प्रेशर लेके चीज़ें करते हैं, और फिर नहीं होता तो कई बार इसलिए सुनाई देता है कि सुसाइड हो गया, ये हो गया, या फिर एक्चुअली काफ़ी सार कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो बोलता हूँ एटलीस्ट ये हुआ, जैसे आपने बताया 7 साल 4 साल जो भी होगा, इतना सारा यूथ की एनर्जी वेस्ट हो गई। अगर वही एनर्जी वो लोग उसमें से 4 साल में से सिर्फ 30 डेज निकाल के मे बी वो लोग सेल्फ अवेयरनेस पर अपना फोकस कर दिए। 30 डेज मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सब छोड़ छाड़ के आप निकल जाओ जंगल में, ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं। आप घर पे भी अगर सिर्फ मेडिटेट कर रहे हो, या फिर अपने आप को जर्नलिंग कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो कि मुझे पसंद क्या है, व्हाट डू आई लाइक, कौन सी चीज़ से रिलेटेड मुझे पैशनेट फील होता है, कौन सी चीज़ से रिलेटेड मैं बातें कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग घंटों बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, कंटेंट के बारे में, थकान नहीं फील हो रही है अपने को। करेक्ट, हम लोग और कर सकते हैं, बाकी लोग बेचारे खड़े कर थक गए होंगे सुनते सुनते, बट हम लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कॉन्ग्रुएंट है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और वी आर नॉट फीलिंग इट, मतलब थकान नहीं हो रहा, मतलब ये हमारे पैशन से कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसलिए हम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस पूछो अपने आप से कि क्या चीज़ है जिसके बारे में आप, अगर आपको मौका मिले एक टीवी शो चलाने का, इमेजिन करके देखो, तो कौन से टॉपिक के ऊपर आप बात कर पाओगे। 5 लोगों के सामने जब आप बात करना चालू करते हो, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके सामने आपके सामने कोई नहीं बोल पाता है। क्या आप ऐसे इंसान है जो क्रिकेट के बारे में इतना जानते हैं कि यार सामने वाला हर कोई चुप हो जाता है। ये सब एक छोटे छोटे इंडिकेशन है जो आपको सेल्फ अवेयरनेस देना चालू करेंगे कि मुझे ये पसंद है, मेरा ये पैशन है। और फिर अगर ऐसी चीज़ में आप घुसे हो ना, तो घुस जाओ। अब घुसने के बाद ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर 100% सक्सेसफुल बन जाएंगे, उसमें भी अगेन वो प्लेटो वाला पूरा ग्राफ आएगा, ऊपर चलोगे नीचे जाओगे, प्लेटो आएगा। लेकिन तब याद रखना यार ये मेरा पैशन था, दिस इज़ व्हाई आई स्टार्टेड, मुझे पसंद है क्रिकेट, तो मैं तो बनाऊंगा कंटेंट, चाहे मुझे कोई देखे या ना देखे। वो लेवल की जिस दिन क्लैरिटी मुझे लगता है ना भाई आ गई अपनी यूथ में, इंडिया को कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को दिखाई वैसी चीज़ जाती है ना। मतलब अगर मैं UPSC की बात करूँ, जब वो लोग 7 साल मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उनको किसी को हिला के भी पूछोगे ना भाई क्या, तो इंस्टा का रील दिखाएगा, देखो देखो ये IPS बन गया, देखो उसके सामने पीछे 4 गाड़ियाँ घूम रही है, नीचे उतर रहा है, 4 पुलिस वाले हैं। मतलब उनको लाइफस्टाइल दिखाई ऐसी जाती है। और शायद कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट का वो अग्निवीर प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो वो कहीं ना कहीं उसी के लिए बना हुआ है कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, 4 साल आर्मी में दो, आप पैसा भी कमा लोगे, फ्यूचर भी सिक्योर कर लोगे, और एक स्टेबल ऐसे डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाओगे जो फ्यूचर में काम लगेगा। कि लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के माइंड में वही है, IPS की गाड़ी, IPS का पावर, शायद वो मिसगाइड हो रहा है कहीं ना कहीं। भाई मैं श्योर ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, ये वाली मेंटालिटी इंडिया वालों की बहुत ख़राब है। मैंने ना मतलब ऐसा नोटिस करो, पता नहीं बैठ के खाना है, कई सारे लोग ऐसा है, बहुत से लोग हैं, मैं नहीं बोलूँगा सब है। गवर्नमेंट जॉब से कई बार लोग पेंशन आएगी, पेंशन मतलब मैं जहाँ ऊपर ऊपर सुनते हो ना, वो आराम से आएगा, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, वही सर्टेनिटी जो हम बात की थी ना, सर्टेनिटी चाहिए कि भाई बराबर पगार आते रहेगी, काम बंद भी हो जाएगा तो भी वो सैलरी आते रहेगी। उसके पीछे जाने के चक्कर में क्या करते हैं वो लोग, अपना यूथ पूरा बर्बाद कर देते हैं, और कई बार हो भी नहीं पाता। जैसे आपने बोला, इतनी कम सीट्स है, इतने कम मार्जिन से लड़ रहे हैं लोग, इतना खतरनाक लड़ रहे हैं, पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं बोलूँगा उससे बेटर ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन कर लो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, और भी 100 ऑप्शन है, तो हम अपना बता रहे जो हमारा एक्सपीरियंस है। और सोशल मीडिया पे और 100 लोग हैं
जो आप देखो आपको कौन से जैसे आप ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हो, वो चीज़ में थोड़ा और घुस के देखो, ट्राई और करो। ये दोनों चीज़ों में जैसे आपने बताया, दोनों चीज़ कंटेंट क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। आई थिंक हम पहले वही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आज डॉक्टर की डिग्री 7 साल 8 साल देता है वो बंदा, तब जाके वो कुछ अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन वो 7 साल दिया उसने। वही चीज़ अगर कोई बिजनेस आज चालू करेगा, 2 महीने में सोचेगा अरे यार पैसा नहीं आ रहा है। यार, कोई कंटेंट क्रिएशन में रील्स वीडियोस बनाना चालू करेगा, 2 महीने में सोचेगा अरे यार व्यूज़ नहीं आ रहा है, छोड़ो यार ये फील्ड नहीं करना है। मतलब ये कहीं ना कहीं पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। बहुत बड़ी की है। लोग बोल रहे हैं ना आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट कंपटीशन कम हो रहा है क्योंकि लोगों का पेशेंस कम होता जा रहा है। लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते जा रहे हैं। लोग अंदर सब्र ही नहीं है यार। आप सिर्फ सब्र वाले इंसान बन जाओ, आप है ना 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। ट्रू। तो कंपटीशन कम हो रहा है बट आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है क्योंकि लोग नरम होते जा रहे हैं। लोग है ना बहुत सॉफ्ट होते बनते जा रहे हैं। हम सब इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, लेकिन हमें ट्राई करना है वो थोड़ा टफनेस की तरफ हम थोड़ा बहुत जाए। वो एक कोट है ना, बोलते हैं ना, ग्रेट नेशंस आर बॉर्न स्टोइक एंड डाई एपिक्यूरियन। मतलब इसकी 2 फिलॉसफी है, मैंने शायद पहले ही बोला था। हिस्ट्री की 2 फिलॉसफी। स्टोइक फिलॉसफी क्या बोलती है, आज मेहनत कर ताकि कल अच्छा हो। एपिक्यूरियन फिलॉसफी योलो, यू ओनली लिव वंस। काइंड ऑफ जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि यार आज मजे कर ले, कल पता कल होना हो। तो कहावत ये है कि स्टोइक जो अच्छे नेशंस होते हैं ना, बड़े नेशंस जो बड़े बनते हैं वो स्टोइक बनते हैं, मेहनत मुशक्क़त करके खतरनाक बनते हैं। लेकिन फिर जब वो लोग इतने ईज़ में आ जाते हैं, इतना सब कुछ मिल जाता है, फिर ईज़ में आना चालू करता है और वहाँ से एपिक्यूरियन बन के उनका नेशन डाई होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आजकल हो भी रहा है। कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी जो हम बचपन में हमें लगता था कंट्रीज़ बहुत आगे है, आज वो कंट्रीज़ पीछे होते जा रही है बहुत सारी चीज़ में। हमारी एशियन कंट्रीज़ आप देखोगे बहुत सारी आगे होते जा रही है क्योंकि हमारे अंदर वो हंगर है, अभी भी वो भूख है, हमारे वो स्टॉइसिज्म है कि यार मेहनत करना है, मेहनत करना है। बाहर वाले लोग इतना काम करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, उनको चिल आउट करना है, पार्टीज करनी है। यहाँ पे है मेहनत करने वाले लोग जो कुत्ते जैसी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, लेकिन है ना वो लोग गलत डायरेक्शन में कई बार मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बस वो डायरेक्शन थोड़ा सा सही हो जाए, पैशनेट हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मेरे ख्याल से शॉपकीपर का जो सबसे बड़ा पेन एरिया रहता है ना, वो अगेन यही रहता है कि वो लोग ज़्यादातर है ना, पापा एक दुकान चला रहते हैं, वही दुकान पे बेटा चलाएगा, उनको भी वैसा लगता है कि पापा ने जैसा बिजनेस चलाया मैं भी वैसे ही चलाऊँ। और एक वो गल्ले का जो कल्चर रहता है ना, वो कहीं ना कहीं वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। उन लोगों को यही लगता है कि नहीं यार, मैं बैठूंगा ना तो ये सब बराबर चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो वो पैसा चोरी हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा ना तो वो कस्टमर को बराबर सर्विस नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं वही लग रहा है। ये देखियो तुमने भाई गौरव, 100% यही कहानी है, हर गल्ले की कहानी यही है कि गल्ला अगर बना है तो उसमें चोरी होगी ही होगी। और उसी के लिए हमने ईज़ो बनाया एक्चुअली कि गल्ले को अगर चोरी से रोकना है तो तुम ईज़ो बनाओ। तो मतलब प्रॉब्लम ये होता है ना कि आप सिस्टम्स नहीं बैठा पाते, SOP नहीं बैठा पाते। अब SOP अगर बैठा नहीं है तो मेरे लोगों को चमके ऐसी SOP बननी चाहिए, ऐसे सिस्टम्स बनने चाहिए, ऐसे प्रोसीजर्स बनने चाहिए कि जो मेरे लोगों को समझे। अब मान के चलते हैं कि जैसे हमारा सबसे पहले कस्टमर दगड़ू शेठ मुंबईकर, अब उनके यहाँ पे ऐसा है कि उनके यहाँ पे 7-8 लोग काम करते हैं। जितने भी लोग काम करते हैं किसी को भी इंग्लिश पढ़ना लिखना ही नहीं आता, उनको कंप्यूटर से परहेज है। कंप्यूटर देखेंगे तो डर जाएंगे, अरे ये क्या है, हमको टाइपिंग ही नहीं आती उसमें। अब उस बंदे को अगर तुम जाके ये बोलोगे कि तुमको SOP बैठा नहीं है, और SOP में सबसे पहला पार्ट क्या है, तुमको कंप्यूटर लगाने का है। अब तुम ऐसे बोलोगे कि हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, चढ़ झाड़ पे, कौन चढ़ेगा? बोलेगा निकाल दे मेरे को जॉब से, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को रख, दूसरा गल्ला है उधर बैठा हुआ है, उसके बाद जाऊंगा। वही हमने यहाँ पे हमको ये गैप लगी कि भारत में ऐसे 2 करोड़ दुकानदार है जिनके पास ऐसे ही लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। वो पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए तो 15,000-20,000 रुपये पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग 8,000 रुपये भी काम कर रहे हैं। अब उनसे अगर तुम्हें काम करा के लेना है, उनको अगर तुम्हें डिजिटल बनाना है तो उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। उनकी लैंग्वेज क्या है? उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको इमेज समझती है। अब उनके सामने तुम समोसा रखो, समोसा पे क्लिक कर सकता है, इडली रखो, इडली पे क्लिक कर सकता है। हमने इमेज बेस्ड मोबाइल बेस्ड बिलिंग मशीन बनाई, मोबाइल में चलती है, जो तुम्हारा सुदर्शन चक्र है, रोज हाथ में लेके घूम ही रहे हो तुम मोबाइल, तुमको उससे परहेज नहीं है, रखो सामने, तुम्हारा सारा का सारा मेनू वहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारे सारे के सारे आइटम वहाँ पे आ जाएंगे, उस पर क्लिक करो, सेव करो, बिल बन के आ जाएगा। अब जितने भी कस्टमर तुम्हारे पास आ रहे हैं वहाँ पे सामने एक बोर्ड लगा दो, नो बिल नो पे। अब तो तुम्हारा गल्ला सिक्योर हो गया ना। सही बात है। अब तुम्हारा गल्ला सिक्योर हो गया। अब जब तुम अपने गल्ले से उठोगे और गली में घूमोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि पीछे वाले गली में एक दुकान था जो बंद हो गया है, उसकी वैल्यू थी
50 लाख रुपए की, पर आज उसको जरूरत है, वो 25 में मिल रहा है, क्या करोगे? 25 में खरीदोगे। हमारा एक गल्ला था, अब दूसरा गल्ला बनेगा। जो आपने कहा था ना कि बाप ने बना दिया, बेटा भी वहीं पे बैठ गया और उनको लगता है यही करना चाहिए। गल्ला छोड़ के जाओगे किधर? तो गली में घूमो, बराबर है, आजू बाजू में घूमो कि और क्या चाहिए, मैं और कहाँ पे और लगा सकता हूँ। एक दुकान 5 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया को ही कैप्चर करेगी। तो अगर डोमिनोज के भारत में 4000-5000 दुकानें हो सकती है, तो एक चाइनीज़ ठेले के क्यों नहीं हो सकती है? डोमिनोज मतलब जो डोमिनोज का पिज़्ज़ा है वो तो लोग महीने में 2 ही बार खाते रहेंगे। पिज़्ज़ा का कल्चर नहीं है इंडिया में, वो तो खाली हम लोग इसके लिए मतलब सेलिब्रेशन के लिए करते हैं। लेकिन चाय तो हम लोग हमेशा पीते हैं। तो चाय वाले ने चाय की दुकान डाल दी वहाँ पे पुणे में, ये बोले अमृत तुल्य की, धड़ल्ले से चली। ट्रू, करेक्ट। एक चाय की दुकान डोमिनोज की दुकान से भी ज़्यादा का धंधा करता है। तो हमें ये पता करना चाहिए कि भारत के कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, वो तुमको मेरे ख्याल से दुकानदार को ऑलरेडी पता है कि क्या चाहिए। मायने बदल गए हैं कस्टमर तक पहुंचने के या कस्टमर को अंदर दुकान में बुलाने के। तो उसके लिए क्या है, सिंपली तुम गूगल पे अपना अच्छा करो, क्योंकि लोग आज गूगल पे सर्च ज़्यादा करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और वहाँ से आते हैं। हमने एक छोटा सा सिंपल सा टूल बना दिया है हर दुकानदार के लिए। तुम अपने गूगल माय बिजनेस का जो तुम्हारा लिंक है उसको हमारे गेट मोर कस्टमर नाम का एप्लीकेशन है उसके साथ कनेक्ट करो। 2 मिनट के अंदर अंदर तुमको सारा चिट्टा बिट्टा बता देगा कि तुमने क्या अच्छा किया हुआ है, तुमने क्या ठीक किया हुआ है, तुमने क्या बुरा किया हुआ है। तो रेड, एम्बर, ग्रीन, रेड मतलब खराब, एम्बर मतलब ठीक ठाक और ग्रीन मतलब अच्छा किया हुआ, वो तुमको बता देगा। और उसके आगे ये भी बताएगा जो ऑरेंज वाला पार्ट है और जो रेड वाला पार्ट है उसको अच्छा कैसे करना है। 3 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर लोगों के दुकान की 30 से 40% की फुटफॉल बढ़ जाती है गूगल से। और मैं हवाले में बात कर रहा हूँ, हमारे खुद के कस्टमर्स की बढ़ी हुई। एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। मतलब एक कस्टमर थे हमारे, उनको मतलब हमारे एनालिसिस में ये दिखा कि हर महीना करीब करीब 9000 से ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं गूगल पे। पर जब मतलब एक्शन लेने की बारी आई, कॉल करने की या फिर इसको लोकेशन पे जाने की जब बारी आई, तो मात्र 3% लोग एक्शन ले रहे थे और बाकी जो हमारे क्लाइंटेल थे उसमें 15% का एंगेजमेंट आ रहा था। क्लियर केस है कि तुमने जो बनाया हुआ है गूगल तुम्हें लोगों के पास लेके तो जा रहा है, पर तुमने जो बनाया हुआ है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि तुम्हारे पास आए। कैसे बनाया अट्रैक्टिव? तुमने फोटोज ही नहीं डाली। तुम्हारा दुकान 50 मीटर से कैसे दिखता है, तुम्हारा मीटर 10 दुकान से कैसे दिखता है, तुम्हारा दुकान अंदर से कैसे दिखता है। और लोग क्या करते हैं, खुले दुकान की फ़ोटो निकाल के डालेंगे। अरे मत डाल भाई, अंदर गर्दी दिखा, गर्दी वाला फ़ोटो डाल, तो सोशल प्रूफ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तुम खुले दुकान के डालो, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में ये भी डालो कि अंदर बात भी होनी चाहिए, मतलब लोग होने चाहिए। कुछ लोगों के वीडियोस निकाल के डालो कि ये हमारे टेस्टिमोनियल्स है, और कोई देखने नहीं वाला अंदर जा जाके कि क्या है। इतने से मोबाइल में कुछ दिखता भी नहीं है, पर खाली डालोगे ना, उससे भी उसका हौसला बढ़ जाता है कि ठीक है यार, बाकी लोग भी गए हैं तो मैं भी जाता हूँ। छोटा सा चेंज किया, जहाँ पे 9000 विजिटर्स, मतलब पेज पे 9000 विजिटर है लेकिन एक्शन 3% लोग ले रहे हैं। हमने छोटे छोटे चेंजेस किए, 3 महीने में 3% से करीब करीब 7.5% पे चला गया बंदा। नया कस्टमर इतना ज़्यादा, 3% से 7.5 मतलब 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ आ गई, 150% ग्रोथ आ गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे ख्याल से हर दुकानदार ने ये समझना चाहिए कि मार्केट में क्या नया आ रहा है, जिससे कि मेरा डे टू डे ऑपरेशन अच्छा बने, मेरा फुटफॉल बढ़े, और फुटफॉल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली धंधा बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ट्रू, अमेजिंग। आपके साथ अगर एसोसिएट करना हो किसी दुकानदार को जो हमारे वीडियोस देख रहे थे, वो कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, मतलब फ्री है, जो मैंने अभी बताया ना वो हमने हर दुकानदार के लिए फ्री रखा हुआ है। आप gmc.izobooks.in पे जाओ, लिंक भी आ जाएगी, उसमें आप फ्री में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई पैसा भी नहीं है। बट हर किसी ने करना चाहिए। आप अगर देख लो भाई तो कर लो, ये हमारे तरफ से आपको गिफ्ट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, बहुत 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 सारी चीज़ें सीखने मिली।
थैंक यू सो मच जिशन भाई, थैंक यू सो मच गौरव सर, आप आए, टाइम दिया इतना, और इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे और भी ऐसे। थैंक यू सो मच विरल भाई, थैंक यू सो मच जिशान भाई, आपने इतना सारा टाइम दिया। मजा है आपके साथ बात करना, मजा आती है, आप एनर्जी लेके आते हो यार, बहुत सारी, खूब सारी एनर्जी, हम लोग ऐसे उड़ गए आपकी बातें सुन के। चलो ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।